हमने ऐसा सुना है कि कई बार जब वो अपनी इच्छा से नहीं होती, उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या नशे की दवाइयाँ दी जाती हैं। नहीं, इच्छा से नहीं, बड़ा दिखाने के लिए। 14 साल की बच्ची को आप धंधे में डाल रहे हैं तो उसे बड़ा दिखाने के लिए ऑक्सीटॉसिन तो आपको लगाना पड़ेगा। सिंगल बेड पे एक लंबा चौड़ा सा आदमी पड़ा हुआ, बड़ी देर में मैं मोबाइल जलाया तो बड़ा दिक्कत, कोने में बच्ची बैठी छिपी हुई ऐसे कबूतरी जैसे। रेड का मतलब ये है कि आपके ऊपर से प्रेशर पड़ा, आपने उठाया, वज्रवाहन खड़ा किया, भेड़ बकरी की तरह औरतें चूसी उसको ले जाकर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर दी। इसलिए नहीं होती, मैं सोचती हूँ कि ये वही तो दे रही है जो हमने इन्हें दिया है, ये मुझे लौटा के दे रही है और मैं उसे खुले दिल से आंचल में लेती। जो मैम ये जिगोलो कल्चर है, यहाँ तो हम फीमेल्स की बहुत बात कर रहे हैं, बट क्या कुछ लड़के भी हैं जो इस सब में प्रताड़ित होते हैं? ये देखिए, सच्चाई ये है कि मुझे भी नहीं पता था जिगोलो क्या है, लेकिन ये कहा कि वहाँ आंटी मिलेंगी और उनको सेटिस्फाई करना। समझ तो मैं इससे ही रहा, लेकिन पता नहीं मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। वो आए बाहर, अंदर तो नहीं बुलाया उन्होंने हमें, लेकिन ग्राम प्रधान के यहाँ आए और वहाँ जाके उन्होंने बात की, रोए धोए बहुत। हमें भी लगा सुकून हुआ कि चलो भाई इसका तो घर मिल गया, अच्छा हो गया। लेकिन फिर उन्होंने फेर लिया कि हम तो नहीं रख पाएंगे और जैसे आई वैसे जाओ वापस। इनकी बेटी थी जिन्होंने मना कर दिया कि हम अब नहीं रख पाए, और ऑफिसर या अधिकारी कोई आप बता रहे हैं वो थे, वो पुलिस में थे, नहीं रखा। जैसा कि दिल्ली में जीबी रोड एक बहुत पॉपुलर प्रोस्टिट्यूट का एरिया कह लीजिए, या फिर रेड लाइट एरिया है ये, सोनागाछी है कलकत्ता में, कमाठीपुरा है मुंबई में। थोड़ी सी उस समय इतना बुरा खराब हालत नहीं थी। थोड़ी सी नानुकर के बाद वो तैयार हुए कि ठीक है बाई रोड किसी को भेजेंगे, फ़ोन के तो ज़माने नहीं है, मोबाइल फ़ोन के, और वहाँ से करते हैं वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उच्च अधिकारी कैसे। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन को काफ़ी लीगलाइज किया गया है। बात तो वहाँ भी वही है कि बच्चा आपको दिख रहा है कि ये प्रोस्टिट्यूशन में फंसी है, कभी तो नाबालिग रही होगी, तो आज आप इसको कैसे नहीं निकालना चाहते? आज हमारे साथ हैं अतुल शर्मा मैम, जो कि जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं। बहुत सारी बच्चियों की जिंदगियां इन्होंने बचाई है और बहुत ही टाइम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बहुत एक्टिवली काम करती आई है और बहुत सारे पॉडकास्ट पे आपने इन्हें देखा होगा। ये बहुत ही इंस्पायरिंग और अच्छा काम कर रही हैं हमारे समाज के लिए। ये मैम सरकारी पदों पे भी रही हैं, बट इन्होंने अपना एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें जाकर ये लोगों की जिंदगियों में कुछ बड़ा बदलाव ला सकें, ना कि सिर्फ एक पद और उस कुर्सी तक सीमित रह सकें। आज ये हमारे साथ बी बिलीवर के पॉडकास्ट पे आई है। जैसा कि आप जानते हैं, बी बिलीवर की जो थीम है वो ये है कि इंडिविजुअल इंसान जो बिलीव करता है कि मैं कुछ चेंज ला सकता हूँ, कुछ बदलाव ला सकता हूँ, ऐसे ही मैम ने बहुत सारा बदलाव इस समाज में लाया है। और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हाँ जी, तो मैम अपनी जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, कैसे शुरुआत हुई मैम, ये जो आप सोशल एक्टिविस्ट हैं अभी? शुरुआत तुम्हारी कभी हुई ही नहीं। सच्चाई तो ये है पैदा होने से पहले शायद तय हो गया था, क्योंकि हमारा जो घर है वो रेड लाइट एरिया से, मेरठ में जी, एक आड़ी सड़क दूर है बस जी। यहाँ से रेड लाइट एरिया शुरू होता है और यहाँ हमारा घर है जी, इतना दूर। तो अब उस मोहल्ले के बच्चों को आज भी हिदायतें हैं कि जब जाओ उस बाजार से तो ऊपर नहीं जी। आज से अब हम 62 साल के हो गए, तो बताइए उस समय तो कितनी होंगी। 4 साल की उम्र में स्कूल भेजना शुरू किया तो फिर पहले दिन से हिदायत थी, ऊपर मत देखना बेटा, सीधे जाना। जब प्यार से कहा, नहीं माने तो फिर डांट से भी कहा जी। और दुकानदारों ने भी रोकना शुरू किया, बेटा ऊपर मत देखो। एक बच्चे को आप इतना ज्यादा कहेंगे वो क्यूरियस तो रहेगा जी, जी। वो देखते रहिए, या फिर भगवान ही ऊपर, हालांकि मैं बहुत नास्तिक हूँ बिल्कुल जी, लेकिन शायद ऊपर वाले की मंशा थी कि हम वहीं जाएं जी। और होता ये रहा कि जैसे ही भूलना शुरू करें कि अब ये कुछ याद नहीं है जी, तो फिर कोई इंसिडेंट हो जाए ऐसा कि याद आ जाए। कभी कोई लड़की हमको उतरते हुए दिख गई जी, हमारी क्लास में पढ़ती थी जी, तो हमारे लिए शॉकिंग था। हमने उससे पूछा क्यों गई वहाँ पे, तो उसने गई नहीं। वहाँ पे उन औरतों में से जिन्हें खराब कहती हो, एक मेरी माँ है जी, और मैं बदसूरत हूँ, पैर से लंगड़ी हूँ पैदाइशी, तो मैं उस पेशे के लायक नहीं जो मेरी माँ करती है जी। कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया, 8वीं क्लास में पढ़ते थे, इतना था भी नहीं। तो थोड़ा हमारा पहले से ही थोड़ा विद्रोही सा स्वभाव रहा जी। अर्ली एज में शादी की जिद हो गई तो शादी कर ली हमने जी, जी, जी। और उस समय इंटरकास्ट ही है, मतलब फर्क है त्यागी और पंडितों में ज्यादा नहीं है, पर है तो है ही। उस जमाने में ये शादी कर ली, तो फिर ये एक बवाल और हुआ। ये तो था ही था जो था, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा ये था कि हमारे पड़ोस में कोई रहने आई, तो उसने हमसे मदद मांग ली और उसने सब बीती बताई कि बचपन में किसी ने उठा लिया था, पापा की रंजिश थी उसके, वो पुलिस में थे,
जी। और बेच दिया कहीं जी। ऐसी जगह पे। ये पहला मौका था कि जब हमें पता लगा कि हमारे शहर के अलावा भी कहीं और रेड लाइट एरियाज है। उससे पहले नहीं पता था। उससे पहले तो ये पता था कि भाई ये कबाड़ी बाजार ही एकमात्र से। तो उसने कहा मुझे ऐसे वहाँ बेच दिया और वहीं जीवन गुजर गया। उस समय जब वो हमें मिली उनकी लगभग हमारी 18-19 साल की उम्र थी और उनकी लगभग हमसे दुगनी थी, 37-38 साल की। बच्चा अच्छा नहीं था। हमारा बेटा छोटा सा था, 1-1.5 महीने का, उसको खिलाती थी। फिर सब बता दिया तो मैं थोड़ा इमोशनल पहले से थी और पता नहीं क्यों खींच तान के कोई वहीं ले जा रहा था ऊपर, कोई ऐसी ताकत थी। तो उसने मुझसे एक दिन कहा कि मुझे मेरे घर वालों से मिलवा दो। तो मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। और ये बात सब छुपा रखी थी मैंने कि वो मुझे बता चुकी है ऐसी जगह से आई है, अपने हस्बैंड को भी छुपा रखी। एक तो ये था कि हम तब तक पढ़ रहे थे दोनों ही, कोई हमारे पास रोजी रोटी का तो साधन नहीं था, घर वालों पर डिपेंड, ऊपर उनसे खर्चा ले रहे थे। तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी बताने की, जो जमाना भी नहीं था। और हमने फिर उसके बाद एक दिन इनसे जिद की कि इसको इसके घर मिला दें, ये तो अपना घर बता रही है। तो उनका क्या करेगी अब जाके, इतने सालों में कहाँ थी अब तक। मैं ऐसी झाड़ू पोछा लगा के घर अपना टाइम गुजार रही थी। तो थोड़ी सी नानुकर के बाद लोग तैयार हो गए हमारे इन-लॉ से। और बड़ी बहू होने के नाते थोड़ा लगाव भी रखते थे ज़्यादा। हम चले गए वहाँ। अब वहाँ जाके थी बात खुलनी थी। और वो आए बाहर, अंदर तो नहीं बुलाया उन्होंने हमें, लेकिन ग्राम प्रधान के यहाँ आए और वहाँ जाके उन्होंने बात की, रोए धोए बहुत। हमें भी लगा सुकून हुआ कि चलो भाई इसका तो घर मिल गया, अच्छा हो गया। लेकिन फिर उन्होंने मुँह फेर लिया कि हम तो नहीं रख पाएंगे और जैसे आई वैसे ही जाओ वापस। मैं बहुत कहा, मैंने कहा क्यों, ये क्या अपनी मर्जी से थोड़ी चलेगी, 8-9 साल की इसकी उम्र थी, इसको उठा के लेके, आप ही की तो रंजिश थी। उन्हीं की बेटी थी। हाँ, जिन्होंने मना कर दिया कि हम अब नहीं रख पाए। हम नहीं रख पाए। और ऑफिसर या अधिकारी कोई आप बता रहे हैं वो थे खुद, वो पुलिस में थे खुद। जी। नहीं रखा उन्होंने और हम चले आए। अब बात यहीं थोड़ी खत्म होती है। हमें तो पूरे रास्ते, हमको तो डायरेक्टली, क्योंकि थोड़ा अब पता है आपको तो गांव देहात में पर्दा प्रथा थी, तो हमें तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनको तो सब कुछ बोल रहे थे हमारे हस्बैंड को। ये बताया नहीं कि ऐसी औरत है, खराब औरत है, यहाँ ले आई और यहाँ बेइज्जती हो गई, इन्होंने रखा, हम क्यों रखें। बस पूरे रास्ते होता रहा। हम तो ये समझ रहे थे कि आज तो हमको ये फेंक देंगे हमारे घर, और घर वाले कहेंगे तुमने अपनी मर्जी से करी, अब देखो ये क्या हुआ। लेकिन घर आते आते उनको शायद समझ आ गई थी और वो किसी वक्त घर छोड़ के चली गई। मुझे भी सुकून हुआ, चली गई तो घर बच गया मेरा। उसके 1-1.5 साल बाद आई। ये कौन से सन की बात होगी मैम? ये अभी समझिए कि 82 की बात है। 82 में इतनी हिम्मत दिखाना कि ऐसा करेजस स्टेप आपने लिया। हिम्मत तुमने शादी की दिखा दी। शादी की भी दिखा दी थी बट कि उसमें हेल्प करना, क्या मैम ये हिम्मत कहाँ से आती थी? आई? मैंने कहा ना कि मुझे हमेशा ही ऐसा लगता रहा कि कोई तो है जो मुझे हिम्मत भी दे रहा है। कुछ तो स्वभाव भी था थोड़ा पहले से ही, और ऐसे माहौल में पले कि भाई कई भाइयों के बाद हम एक बहन थे, बहुत सारे भाई, तो थोड़े लाड़ प्यार में भी जिद्दी और दिमाग भी थोड़े से हो गए थे। और फिर ये इस इंसिडेंट ने मुझे इतना ज़्यादा हिला दिया था काफ़ी समय तक, जब वो नहीं आई कि ठीक है अब नहीं, कभी इस बारे में सोचूंगी भी नहीं, कुछ भी होता रहा। लेकिन जब वो आई 1-1.5 साल बाद और उन्होंने मुझे कहा कि बेटे के लिए कि मैं, मेरे भाइयों ने थे, मुझे, मैं ठीक से उनको देखा भी नहीं, मैं इसको अपना भाई मान के इसको आज टीका कर सकती हूँ। भाई दूज का दिन था। ओके। तो मैंने कहा नहीं, पहले बताओ कि तुम कहाँ गई थी और कहाँ से आई हो। अब तो तुम्हारे कपड़े भी अच्छे हैं, ठीक ठाक से पहन रही हो, तो कहाँ से और फल वल सब लेके आई थी। तो उसने कहा देखो मेरे घर वाले जिनसे पैदा हुए उन्होंने नहीं रखा, मेरी क्या गलती थी। तुम्हारा घर मुझे दिख रहा था कि टूट जाएगा, तुम तो बच्चा हो बिल्कुल। और फिर जहाँ से आई वहाँ चली गई। फिर मुझे समझ आया कि ज़्यादा से ज़्यादा कबाड़ी बाजार चली गई होगी। तो मैंने कहा फिर तो नहीं कराऊंगी मैं इसको टीका, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरे तो घर वाले मुझे निकाल के बाहर खड़ा करते कि जाओ तो। वो चली गई, मैंने तो कह दिया, और वो चली गई। और जब उन्होंने बाहर जाके और दरवाजे से पलट के देखा, वो जो सब दर्द था, आंसू थे, वो मुझे छोड़ गई। मैं उसे कभी नहीं भुला पाई। फिर समय बीतता गया, सामाजिकता का भी डर था कि मेरे देवर थे, नंद थी, और फिर वो एक लगातार मेरे अंदर एक भावना रहती थी कि भाई हमारी इस तरह की मरीज़ है, मेरी वजह से जरा सी भी घर को तकलीफ हुई तो अच्छा नहीं होगा। आज जैसे तो था नहीं कि लड़कियां बोल रहे हैं चलो जी छोड़ो, नहीं तो नहीं सही, उसे तो था नहीं। तो फिर ऐसे समय बीत गया और हमने सबकी शादियां भी कर दी, सास ससुर हमारे गुजर गए।
और चलते देखिए कुछ चीजें ऐसी हो रही थी ऑटोमेटिकली कि मेरे ससुर बहुत बीमार थे, तो उन्होंने इनको एक बार कह दिया हमारे हस्बैंड को कि भाई देखो तू सबसे बड़ा है, मेरा कोई मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगा या जो भी होगा, गांव चला जाओ, नहीं तो ज़मीन सब खुद बुद करते गए और ये सब नहीं जाएंगे, अब नई उम्र के लड़के बहुएं हैं ये जाएंगे। तो उन्होंने भी बिना नानू करके, हमने पीछे पीछे चल दिए, क्या बोलना था। आज तो गांव जैसे गांव नहीं रहे, लेकिन तब तो गांव ही थे जी। और बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, चले आए। और आज सोचती हूँ तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उससे हम अपनी फैमिली को सेफ रख पाए जी। और अगर फैमिली पे जरा सी भी आँच आती तो शायद मैं छोड़ देती। और 10 साल बीत गए, फिर ऐसे ही सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, सास ससुर रहे नहीं, हम गांव में सेटल हो गए और जॉब छोड़ के इन्होंने फिर वो सब शुरू कर दी, खेती वेती जी। तो ठीक ठाक खेती थी हमारी। फिर क्या हुआ कि 10 साल बाद मुझे वो बात कहीं भूल नहीं रही थी। मैंने एक दिन यूं ही बस ऐसे ही, समझ तो ये भी रहे थे, कभी कभी मैं उसकी बात भी करती थी जी। मैंने इनसे कहा कि मैं उसको ढूंढ लूँ, तो इन्होंने कहा हाँ ढूंढ लो, लेकिन शर्त है कि एक तो वहाँ मार खाई, गाली खाई, बदतमीजी भी कर सकती हैं, कपड़े फाड़ सकती हैं, कुछ भी हुआ तो यहाँ के रोगी नहीं और फिर जाने नहीं दूंगा। मैं ठीक है, हाँ तो चली जाऊँ। मैं चली गई और मुझे एक एक पल याद है कि जैसे ही मैं पहली सीढ़ी पे रखने वाली थी पैर, तो मुझे एक रिक्शा वाला दिखा और वो हमारे घर के बहुत नज़दीक रहता था। मुझे थोड़ा अजीब सा फील हुआ कि ये क्या कहेगा, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं तो उनको बता के आई हूँ, क्या कहेगा जी, कोई चोरी से तो आई नहीं। और देखिए रिक्शा वाला आज भी हमारे संपर्क में, आज भी हमारे भाई जो सामान लाना होता है वही लेके आता है। कभी उसने भी हमसे कोई सवाल नहीं करा, हमने भी नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे जी। और बस फिर एक बार गए तो फिर वापस नहीं लौटे, ऐसे समझ लो, कभी आए नहीं वापस। हम तो मन से सब वहीं छोड़ आए, गालियाँ भी खाई, कॉल उनके घर में जाकर रोए नहीं जी। बताया नहीं क्या हुआ हमारे साथ, क्या क्या नहीं कहा गया, अच्छा बुरा कि तुम तो ठीक हो, सुंदर हो, यहाँ बैठ जाओ तो अच्छे पैसे कमाओगी जी। सब सुना और 2 साल तक सुना। 2 साल लगभग बीत रहे थे, तो एक बार तो हमारे एक रिश्ते में मम्मी ससुर लगते थे, उन्होंने हमें कहा कि ऐसे जा रही है, क्या करना चाहती है जी। मैंने कहा उनके बच्चे पढ़ा रही हूँ, बस एजुकेशन आ जाए तो थोड़ा ठीक हो जाएगा जी। लेकिन मेरा तो पढ़ाने से कुछ लेना देना था जी। तो उन्होंने कहा ठीक है एक संस्था रजिस्टर कराता हूँ, वो भी हमें नहीं मालूम था जी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तो मैं करा दूँगा क्योंकि उससे थोड़ा ऑथेंटिक हो जाएगी और कुछ कार्ड वार्ड रख ले तो कोई पूछे तो भी मैं इसके तहत काम करूँ। तो ये हुआ सब 94 में। 94 हाँ। फिर क्या हुआ कि एक लड़की थी जिसको हम अक्सर देखते थे, थोड़ी बड़ी थी हमसे। एक दिन उसने मुझे कहा कि ऐसे आती रहोगी। मैंने कहा पढ़ा तो रही हूँ बच्चे जी, इसीलिए तो आती हूँ, जबकि मैं हर कमरे पे उसको ढूंढ रही थी जी। मुझे केवल एक ही मकसद था कि वो मुझे दिख जाए तो मैं हाथ पकड़ लूँगी, माफ़ी मांग लूँगी, चलो। तो लेकिन ये भी था इन 2 साल में उस जैसी बहुत सारी देखी, रास्ता नहीं मिल रहा था। तब उस लड़की ने मुझे कहा कि ऐसी आती रहोगी, तो मैंने कहा क्या करूँ, मुझे निकाल दो जी। मैंने कहा तुम तो अच्छी खासी सारा दिन घर बाजार में घूमती हो, सामान ला के देती हो। तो बोली कि नहीं, मेरी बेटी इनके कब्जे में 14 साल की और अगले साल ही उसे धंधे में डाल देंगी, मुझे निकाल दोगी तो मेरी बच्ची बच जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि मेरी बच्ची को ला के दोगी पहले। मैंने कहा कैसे निकलोगी तुम जी? हमें तो कुछ नहीं अंदाजा। बोली कि तुम किसी कस्टमर को भेजना, और उस समय 96 की मैं बात, 76 में हम आ गए थे, 96 की बात कर रही हूँ कि 1000 रुपये दे के भेजना। 1000 तो हाथी का पाँव हमारे लिए जी उस जमाने में। सबसे व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, ये जो कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए कि ये मेरठ का कबाड़ी बाजार, जैसा कि दिल्ली में जीबी रोड एक बहुत पॉपुलर प्रोस्टिट्यूट का एरिया कह लीजिए या फिर सेक्स वर्कर्स एरिया कह लीजिए, सोनागाछी है कलकत्ता में जी जी, कमाटीपुरा है मुंबई हाँ जी। ऐसे हम बात कर रहे हैं मेरठ में जो एक कबाड़ी बाजार है, वहाँ पे आप उसको ढूंढने वापस चलिए जी जी। अभी तो बोली कि 1000 रुपये में वो मुझे रात को लेके आएगा, उसकी आईडी जमा कराएंगे। अब 1000 भी लाना, और फिर इनको मेरी लड़की पहले चाहिए मुझे, उस रात भर में ला के देनी है। मैंने कहा फिर 1-2 दिन दो। हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क करना शुरू करा। थोड़ी सी उस समय इतना बुरा ख़राब हालत नहीं थे, थोड़ी सी नानुकर के बाद वो तैयार हुए कि ठीक है
बाई रोड किसी को भेजेंगे, फ़ोन के तो ज़माने नहीं है, मोबाइल फ़ोन के, और वहाँ से करते हैं, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उच्च अधिकारी थे सभी। वो तय हुआ कि भाई ठीक है, लड़की को लेने ये बाई रोड जाएगा और तुरंत लेके चलेगा, रुकेगा नहीं, वो बॉर्डर पार कराएंगे और फिर ये आ जाएगा। बीच में हमारा कोई संपर्क होना नहीं है जी। अभी सुबह 6 बज गए और हम पिन ऑफ साइलेंस सब वहीं बैठे रहे, सरकारी दफ्तर में पूरी रात बैठे रहे। और सुबह 6 बजे के बाद उसने तो लड़की ने कि मैं वापस जाऊंगी, मेरी लड़की को मार देंगे वो। मैंने कहा वहाँ से तो चल चुकी, वो कैसे मारेंगे? बोलना अब नहीं बचेगी मेरी लड़की, अभी मैं जाऊंगी वापस। मैं थोड़ा सा रुको। फिर वहाँ से भी खबरें आने लगी थी उस एरिया से भी कि वो मुकदमा लिखा रही है उस आदमी के खिलाफ। अब मुझे और ज़्यादा हो गया, वो भी डर गया बेचारा, बोला जी ये क्या मेरे तो घर तक पता लगेगी और बहुत बुरा हो जाएगा जी। तो खैर अधिकारी साथ में थे, उन्होंने कहा हम यहाँ बैठे हैं तो कौन मुकदमा लिख देगा, आप उससे निश्चिंत रहो, आने दो लड़की। 7 बजे लड़की आई और पहली बार जब माँ बेटी मिली तो हमें लगा कि एक्चुअल में तो मुझे ये करना है कि उस जैसी जो और बच्ची हैं, शायद उसके प्रति मैंने जो अपराध किया, जो गिल्ट मेरे मन में है वो थोड़ा सा कम हो सके। और सेफली वो बच्ची सरकारी कस्टडी में गई और पुनर्वास हुआ, उनका शादी हुई। उनकी बिटिया जो थी को राजस्थान में कहीं उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग या जो भी उनका रैकेट चलता है उसके थ्रू वहाँ पे उन्होंने रख दिया था। फिर उन्होंने वो रखते हैं सभी के बच्चों को क्योंकि माँ तो माँ है। हाँ जी, बच्चों को पहले छीन के रख देते इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर। तो ये जो इस तरीके की मैम मतलब रखते हैं, ये हमारे समाज में आजकल इतनी तरक्की है, लोग इतना पढ़ते लिखते हैं और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा मुखर है कि कोई भी कहीं से वीडियो बना के अपनी आवाज़ उठा सकता है। उसके बाद भी मैम एक औरत जो कि बाहर दुनिया को भी देखती है और जानती भी अब से पहले से बहुत ज्यादा जानती है, आज भी समाज में ये जो आप बोलिए रेड लाइट एरियाज और ये वेश्यावृत्ति जो है इतना एक्टिव है, तो क्या मैम इसका कारण आपको दिखाई देता है? नहीं तो वो तो देखिए मैं क्या कहूँ, वो तो एक तरह की एक हिरासत में, उनके पास क्या है, उनके पास फोन नहीं है, उनके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है, वो नीचे नहीं जा सकती, वो किसी से बात नहीं कर सकती, उनका कस्टमर आता है तो उसका फोन बाहर रखा लिया जाए, उनका कहाँ पे, उनके पास वो तो एक टेंशन है कि जिसमें वो रह रही है बस। देखिए जो चोर को जब अवैध हिरासत में भी रखता है कोई, किसी भी अपराधी को सो कॉल्ड, उसको भी उम्मीद होती है कि मैं पुलिस के पास दिया गया बयान मेरा एडमिसिबल नहीं है, मैं जाऊंगा कोर्ट में और मुकर जाऊंगा कि साहब इन्होंने मारपीट के कराया। उनके पास तो कोई कोर्ट ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगी, कौन उनकी सुनता है, उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं होता। और दूसरा रही सोसाइटी में ये सब मुखर होने की चीजें, ये गलत दिशा में मुखर हो रही है। राइट दिशा 10% अगर ठीक चल रहा है तो 90% ऐसी जगह कि जिसने पूरे देश को, मैं विश्व की बात तो क्या करूं, देश को एक सेक्स ट्रेड में बदल दिया है। आपके सामने जिगोलोज हैं जी, वाइफ स्वैपिंग चल रही है, एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं, जिम, मसाज, इन पार्लर्स में सब कुछ हो रहा है, होटल्स में हो रहा है। तो कौन सी जगह, और देखिए उससे बड़ी कानून की क्या खामी है कि उनका कहना है कि एक जब वो बालिग है तो अपनी मर्जी से कुछ भी करे जी, तो फिर कैसे रुकेगा? ऐसा कानूनी अधिकारी ऑफिशियली तो नहीं कहते हैं, लेकिन नहीं ऑफिशियली है, ऑफिशियली बालिग को नहीं, वो तो कोर्ट ही छोड़ देता, रिलीज करो, बालिग है लड़की अपनी मर्जी से जी। और बताइए जब 4 आंखें जुड़ी हों किसी पे, वो कैसे कहेगा कि साहब मैं मर्जी से नहीं हूँ जी, मुझे बाहर ही रहना है जी, तो कहेगा नहीं मैं मर्जी से हूँ, वो कैसे कहेगी? लेकिन मैम इतना बड़ा एक तंत्र है जो चल रहा है और प्रोस्टिट्यूशन हमारे देश में लीगल तो नहीं है, अगर देखा जाए तो कहीं भी नहीं है, फिर भी जितनी जगहें हैं और ये बहुत पॉपुलर हैं, चाहे वो सोनागाछी है, मेरठ का कबाड़ी बाजार इलाका हुआ, दिल्ली में जीबी रोड हुआ, ये सब इतने बड़े स्ट्रक्चर पे कैसे मैम फंक्शन कर पाता है? ये सरकार और पॉलिटिशियंस की मिली भगत के बिना तो नहीं कर पाए। नहीं देखिए अभी रिसेंट में एक बात बताती हूँ जी, अभी कल का जजमेंट है, माननीय कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ जी, लेकिन कम से कम अपना विरोध तो दर्ज करा रही जी। एक 18 साल की बच्ची किसी वयस्क पुरुष के साथ लिव इन में रह रही है और वो शादीशुदा है, वो बंदा, उसके पिता ने एक अपील की कि साहब मेरी बच्ची को वहां से मुक्त कराया जाए, ये इलीगल है। माननीय हाई कोर्ट ने या जिस भी कोर्ट में वो गए उन्होंने ये जजमेंट दिया है, माननीय हाई कोर्ट ने दिया है कि देखिए लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है, और लड़की बालिग है, व्यक्ति बालिग है तो रह सकती है, लिहाजा ही खारिज की जाती है अपील। और लड़का शादीशुदा है तब भी फिर बताइए तो बहुत क्या कर लेंगे आप जी। तो जब इस तरह की स्थितियां, दो मुहा सांप है कानून जी,
जो आपको डस रहा है दोनों तरफ से। आप निकलेंगे तब भी आपको डस रहा है, आप अंदर जाएंगे तब भी डस रहा है। कोई रास्ता नहीं है। गरीब के लिए कानून की सारी चीजें हैं, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। आपके सामने एप्स्टीन फाइल खुल रहा है, आपके सामने एक व्यक्ति, दोनों पति पत्नी पॉर्न फिल्म बनाने के जुर्म में भी आजीवन कारावास हुआ उनको। बल्कि मैं तो ऐसे लोगों को फांसी समझती हूँ कि 50 बच्चों का यौन शोषण करके उन्होंने पॉर्न फिल्में बनाई और बेच के पैसा कमाया, और वो 50 बच्चे इर्द गिर्द के आसपास के टॉफी देने के लिए पत्नी लाती है, किसी और खाना देने के लिए बहाने से लाती है, और पति सेक्सुअली हैरेस करता है, और उसकी वो पत्नी फिर पॉर्न फिल्म बना। किस कदर गिर गए हैं। आप कह रहे हैं कि हम मुखर हो गए? मैं कह रही हूँ बिल्कुल रसातल में चले गए। जिस संस्कार, जिस सभ्यता की हिंदुस्तान की बात की जाती थी, वो बिल्कुल रसातल में गिर चुका है। एप्स्टीन फाइल में लोगों के नाम आते हैं जी, और दबा दिया जाता है जी। 2017 से जी। आप अगर OTT पे देखेंगे जी, तो एप्स्टीन फाइल की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हैं। आज तक तो रिलीज नहीं हुई थी जी। अब एप्स्टीन के मरने के बाद वो रिलीज हो पाई। वो क्यों हिंदुस्तान में भी रिलीज हो रही है? क्योंकि जिन लोगों के नाम आए हैं ताकि वो वॉश आउट किया जा सके कि वो तो है ही नहीं, मतलब ना, ये तो रिलीज हो रही है। अब तक क्यों नहीं रिलीज हुई? वो 17 से आज तक नहीं हुई, बताइए। तो 9 साल हो गए, 9 साल के बाद वो फिल्म, और लगातार आ रही है वो डॉक्यूमेंट्री, आप देखेंगे तो लगातार आ रही है जी। क्यों? क्योंकि हमको आदत हो गई है कि हर चीज पे बड़े के सब अपराध माफ है, गरीब के सारे। गरीब के घर बुलडोजर से भी तोड़े चले जाएंगे जी, और अमीर कुछ भी करे। अभी कितने इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी महिलाएं लगा रही हैं, पुरुष लगा रहे हैं कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमारे आका कर रहे हैं जी। लेकिन कौन? सब मौन है, और ये मौन खा रहा है हमको। हमारी जो चुप्पी, बरसों बरस पहले के विदूषण त्यागी कह गए कि समर शीर्ष नहीं पाप का भागी, केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, जो मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। अपराध तो लिखा जाएगा, और लिखा जा रहा है, क्योंकि हमारी बच्चियां उच्छृंखल हो रही हैं, आजाद नहीं हो रही हैं, हमारे बच्चे उच्छृंखल हो रहे हैं। आजादी और उच्छृंखलता के बीच का बाल भर का जो फर्क है, उसको हम भूल गए। खैर, हम वेश्यावृत्ति की बात ही क्यों कर रहे हैं? हम एस्कॉर्ट सर्विस की बात क्यों नहीं कर रहे? एक बच्ची लिखती है, हैशटैग चलाती है, आई एम ए प्राउड रंडी, करेक्ट है ना जी। एक लड़कियां चलाती हैं कि माई बॉडी माई चॉइस, सोशल मीडिया पे, है ना जी। तो कहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल? हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल और केवल गलत चीजों पर कर रहे हैं, अच्छी चीज पे हम कर ही नहीं रहे। उम्मीद की किरण है कि जब मैं आप जैसे बच्चों से मिलती हूँ, मैं पॉडकास्ट में भी जा रही हूँ, सभी यंग एज के बच्चे चला रहे हैं, तो उनसे है कि वो आवाज उठा रहे हैं। मगर जब 90% लोग अपने आप को इस गर्त में गिरा रहे हों, 10% लोगों से मैं कितनी उम्मीद करके चलूं आगामी? मैं आज हूं, कल नहीं हूं। मेरे जैसे लोग आज हैं, कल नहीं है। कल ये आपके हाथों में है कमान कि कैसे 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 एक बच्ची को बहका के शादी के नाम पे, प्यार के नाम पे, नौकरी के नाम पे और रेड लाइट एरिया में भेज दिया जाता है। फिर कभी निकलती नहीं है वो। ऐसा क्या किसी को नहीं दिखता? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हर 2 घंटे में एक बच्चा गायब होता है जी। वापसी का है कोई आंकड़ा जी? और फिर आपको क्यों नहीं दिखता कि तेजी से, चाहे वो मेरठ जैसा शहर हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, दिल्ली तो ऑलरेडी पहले से था। हम लोग सोचते थे कि दिल्ली में ये क्या, बाजार चौराहों पे भीख मांगते हैं लोग, हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन आज हमारे चौराहे भी भरे पड़े हैं। कहाँ से आते हैं ये बच्चे? एक बच्चा कंधे पे पड़ा है जी, और ना वो रोता है, ना हंसता है, ना वो दूध मांगता है, ना माँ की छाती में ऐसा लगता है उसको कुछ नशा किया है। नशा। तो क्या अपने बच्चे को कोई माँ नहीं कर सकती जी? कोई भी माँ नहीं कर सकती जी। दुर्दांत से दुर्दांत माँ अपने बच्चे को बचा के चलेगी। कौन है वो बच्चे? अभी मैम रिसेंटली जब कुछ लोग बोल रहे थे कि PR न्यूज का प्रोपेगेंडा है कि मर्दानी मूवी आ रही है, मैं नाम भी ले देता हूँ, लेकिन बहुत ये हुआ कि भाई बहुत सारे लड़कियां और बच्चे गायब हो रहे हैं। वो सब PR के हिसाब से मर्दानी का हो सकता है, मर्दानी वालों ने कुछ नहीं कहा तो मौन स्वीकृति दे दी, लेकिन मर्दानी को आप देखो उससे कहीं रिलेट ही नहीं कर रही है जी जी। नहीं, मैं ये बात मैम पूछना चाह रहा हूँ कि उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे सोशल मीडिया पे मुखर हो गए। अभी एक लड़की का मैं किस्सा देख रहा था 2 दिन पहले, वो यहीं जहां हम बैठ के नोएडा में ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो कह रही थी मैं नोएडा 18 की मार्केट में थी अपनी फ्रेंड के साथ, एक छोटा बच्चा आया, उसने कहा कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। उसने कहा बेटा गुब्बारे खरीदूं? उसने कहा नहीं मुझे गुब्बारे नहीं चाहिए, आप मेरा घर रोड के उस तरफ है, छोड़ दीजिए, इस तरफ मार्केट पड़ती है और इस तरफ गाँव पड़ता है। तो वो एक्चुअल में ये चाह रहा था कि वो वहां जाए और वहां पे फिर वो लोग उन बच्चियों को अंदर खींच लेते हैं और फिर किसी को पता भी नहीं लगता। लड़कियों को भी ना कहे, अगर वो किसी महिला को भी कहता तो ये भी क्यों संभव नहीं था कि वो जाके उसको फंसाते कि ये औरत तो हमको लेके जा रही थी जी, ये हमारे बच्चे को लेके जा रही थी जी।
तो वो उसके ऊपर ये ऐसा लगा दिया जाता, और हो रहा है ऐसा भी कि भी लगा दिया जाए कि ये बच्चा कुछ उठा रहा था, ये बच्चा उठाने वाला है, रोज ऐसी खबरें आ रही है। ये बहुत ये सब इसका जिक्र हो रहा है, मगर उससे भी बुरा ये है कि हम बच्चे को 1 मिनट भी सुरक्षित कहीं छोड़ते हैं, हमको घबराहट हो जाती है। हम जैसे लोगों को जाती है कि जिनके बच्चों का बचपन ऐसे गुजरा की सड़कों पे खेल खेल के, लेकिन आज घबराहट होती है क्योंकि कहीं कोई किसी की, हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं, चलो उन बच्चियों को बच्चे ने कहा, क्या कोई भी नहीं देख रहा था उस समय? किसी ने आगे बढ़ के कहा बेटी इनके चक्कर में पड़ो, निकल जाओ, नहीं कहता ना। सड़क पे एक बच्चा बिसूरता हुआ दिखता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसको बहुत मदद की जरूरत है, कोई रुकता है? कोई कुछ कहता? कोई नहीं कहता। मैं अगर कहती हूँ तो लोग कैसे करते हैं। मुझे गुड़गांव में एक बच्ची मिली, पिलर के नीचे, चौड़े पिलर नहीं हुआ थोड़े, वहां बच्ची बैठी, बहुत सारा सामान उसके पास रखा, और वो लगातार रो रही, 5 की होगी, 4 की होगी। मैंने कहा भैया तू साइड में लगा ले गाड़ी। मैंने कहा जी रेड लाइट में, छोड़ कुछ भी हो जाए। हमने लगा के, मैंने उसकी वो भी बनाई, इसने बनाई। बच्ची से मैंने पूछा रो क्यों रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बोली पापा तो वहाँ हैं। पापा क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। कपड़ों से नहीं लग रही थी बच्ची। तुम्हारे पापा हैं? हाँ मेरे पापा हैं। होंगे भाई। मैं थोड़ी देर रुकी, पापा आया नहीं, एक औरत आई। मैंने कहा ये कौन है? मेरी मम्मी है। मुझे नहीं लग रहा था कि इसकी मम्मी है, बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने वो खैर वीडियो बनाई थी, वो सोशल मीडिया पर डाली कि मैंने कहा ये इस तरह की घटनाएं अगर कोई भी होता हुआ देखता है तो रिएक्ट तो करो, डर तो बैठाओ। किसी ने मुझे लिखा अरे दिया 1 पैसा नहीं, बात 50 बना दी। भैया मैं नहीं देती पैसे, भिक्षावृत्ति को बढ़ावा मत दो, क्योंकि इससे उन लोगों के हौसले मजबूत हो रहे हैं। बिल्कुल मत दो, वो तभी तो डालेंगे। अगर एक दुकान है और वो नहीं चल रही है तो आदमी बंद करके कुछ और काम करेगा। तो वो उनकी दुकान है भिखारियों की भी कि वो बच्चों को लाएंगे और इसमें डालेंगे और पैसा कमाएंगे। मगर आप जब तक भीख देते रहोगे तब तक, आप जब तक रेड लाइट एरियाज में जाते रहोगे वितरषा के तौर पे सेक्स को की भूख मिटाने के लिए, तब तक लड़कियां जाती रहेंगी। ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी समाज की बनती है कि समाज आगे आए और कहे कि नहीं अब नहीं। एक बच्ची का हाथ एक बाहर निकाल दे पकड़ के, क्या लगता है? कुछ भी नहीं। आप लगा के तो देखिए बच्ची को हाथ कि निकलो यहाँ से, यहाँ नहीं है तुम्हारे लिए। मैडम इस पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन को काफी लीगलाइज किया गया है ताकि जो अपनी इच्छा से वहां जाना चाहें वो जाएं। उसके अलावा हालांकि बैक चैनल डोर से तो ये सारी चीजें होती ही हैं। क्या आपको लगता है भारत देश में भी अगर इस डायरेक्शन में कुछ कदम उठाया जाए तो कुछ मदद हो सकती है? क्या बात कर रहे हो? अरे भारत में तो हो रहा है। अगर एस्कॉर्ट सर्विसेज सबको पता लग रहा है जी। क्या होटल की तो चेन इसी काम पे है, आए दिन वहां रेड होती है जी। क्या होता है उन लड़कियों का? वो कहती साहब हम तो मर्जी से आए थे। ये वो नहीं है क्या? कैसे खड़ी हो रही हैं वो लड़कियां? और फिर जब माननीय हाईकोर्ट ये कह रहे हैं कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी रहे, और क्या होता है? मेरी निगाह में तो देखिए पति साथ रह रहे हैं, बात ठीक है। उस पत्नी के हक का आपने सोचा जो अपने 3 बच्चे लेके पड़ी हुई है और ये इस यंग लड़की को लेकर रखा हुआ है जी। कैसे हमें ये मैं इसीलिए कहती हूँ कानून 2 मुंह सांप हो गया। लीगल करने की जरूरत ही कहाँ भाई? जब आपने लिव इन रिलेशनशिप को कहते तो लीगली हो गया। या फिर एक लड़की को अगर आप नहीं छू सकते, रेड लाइट एरिया में चले जाओ और आप कहें कि भाई ये लड़की बाली ये यहाँ पे इस तरह से फंसा रखी है, तो बाली है। लड़की पे 10 निगाहें हैं, वो कुछ नहीं बोलेगी, वो कहेगी नहीं मैं तो मर्जी समझी, चाहे मरे मन से बोले ठीक है मर्जी से चलो जाओ। तो और क्या लीगल होना होता है? लीगल होने के लिए कोई जरूरी थोड़ा ही है कि भाई देखिए 2 बातें हम कहें, बच्चा हमसे कहे कि हमको भूख लगी है जी, बात ये होगी ठीक है भूख लगी है। लेकिन बच्चा अगर ये कहे कि मुझे खाना खाना है, बात तो एक ही है ना। बात तो वहां भी वही है कि बच्चा आपको दिख रहा है कि ये प्रोस्टिट्यूशन में फंसी है, कभी तो नाबालिग रही होगी, तो आज आप इसको कैसे नहीं निकालना चाहते? और फिर जब आप रेड करते हैं तो उनको वापस कैसे आ जाती हैं? वो कैसे कोर्ट उनको छोड़ देता है? क्या होता है मैम, मान लो रेड करा आपको तो नहीं, मैं रेड से ही नफरत है मुझे। रेड को मतलब नहीं है, रेड कानून भी नहीं कहता कि रेड करो। रेड का मतलब ये है कि आपके ऊपर से प्रेशर पड़ा, आपने उठाया वज्रवाहन खड़ा किया, भेड़ बकरी की तरह उड़ते चूसी उसको ले जाकर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर दी। मजिस्ट्रेट पूछा भाई क्या था, क्या उम्र है? ये ऐसा आधार कार्ड, ये उम्र है हमारी। अच्छा जबरदस्ती रखा है? नहीं जी, जिसके ऊपर 10 की आंखें लगी हूँ वो कहेगा कि मैं मर्जी से हूँ, चलो हटो जाओ खारिज, चलो बस मालकिन को भेज दिया जेल, आ जाएगी छूट के। क्या साबित करेगी?
क्योंकि साबित ही नहीं है, कोई लड़की गवाही नहीं देगी कि ये हमसे प्रोस्टिट्यूशन करा रही थी, तो जेल जाके भी क्या कर लेगी? जेल चली, अगले दिन जमानत हो जाती है, दूसरे दिन हो जाती है। कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो उन लड़कियों को गवर्नमेंट या माननीय कोर्ट हमारा कहता है कि जब वो ऐसी जगह पकड़ी गई तो उनका एक प्रॉपर उनके नए प्रोफेशन में डाला जाए, कहीं ट्रेनिंग दी देखिए, मैं उसका आपको बताती हूँ जी। आप लोगों ने अगर गंगूबाई देखी हो जी, देखिए, तो उसमें एक घटना होती है कि उसको वो सैडिस्ट आता है, बहुत मारता है, ज्यादातर सैडिस्ट आते हैं। एक्चुअल में ये घटना तो सच्ची है, थोड़ा सा लिबर्टी ली गई है कि वो उसकी डेथ हो गई थी, सोनागाछी, इतना मारा गया कि उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसकी मालकिन ने शोर मचाया, भाई मेरी लड़की मार दी, और 2-4 जगह मुकदमे के लिए गई, नहीं लिखा गया, अखबारों में छप गया, नहीं लिखा गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सो मोटो संज्ञान में लिया और उसके बाद ये कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, सभी स्टेट्स की से दो जो एडवाइजरी बॉडी थी उनसे कि भाई आप एक सॉलिसिटर जनरल से भेजें, और हर जगह से, हर स्टेट से एक इस पे कुछ चर्चा होगी। एक बड़ी मैराथन बहस हुई, हमें भी अच्छा लगा कि हमारे पास जानकारी आएगी, बहुत अच्छा है। तो उसमें ये तय किया गया, बड़ी मैराथन बहस चलने के बाद में, कि 24 ट्रेड, कुछ मोबाइल रिपेयरिंग लड़कों के लिए भी, और टॉयज मेकिंग, सिलाई, कढ़ाई, ये सब इनको सिखाई जाए। और जितनी ITI हैं, लूडा है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, वो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीज की ट्रेनिंग देंगे। और जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो जितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो 0 इंटरेस्ट पे इनको पैसा देंगे, और वो पैसा ये कमा के वापस करेंगे। साथ ही इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको जितने भी सरस केंद्र हैं उनमें रख के उनकी बिक्री की जाएगी। बहुत ही बढ़िया बात थी, हमको भी हुआ। अब देखते हैं हम पे कब आती है खबर कि भाई लड़कियों को भेजो। हम पे एक दिन आती है खबर कि सब कुछ महिलाओं के नाम दे दो जिनकी ट्रेनिंग होनी है। मैं तो खुशी खुशी दे दी, बिना पूछे तुम कौन हो, क्या है जी। महीनों बीत गए, 3-4 महीने बीत गए, कुछ नहीं पता लगा। मैंने एक दिन उसी नंबर पे कॉल बैक की, क्योंकि भैया एक दिन हमसे कुछ नाम मांगे गए थे, तो ट्रेनिंग कब होगी? अरे वो तो ट्रेनिंग कब की होगी? कब हुई? हो गई। मैंने इसको, मेरे साथ जो महिला है, मैंने इसको कहा, मैंने कहा जाओ पता करो कौन कौन गई। उन्होंने कहा हम तो दीदी के कहे बिना कहीं जाते भी नहीं, हम कहाँ चले गए, कौन सी ट्रेनिंग हुई, हमारे पास तो कोई आया भी नहीं, हम तो जाते भी नहीं, ऐसे मेरे बिना वो जाती भी नहीं कहीं। अब जैसे हमारे यहाँ से गए होंगे 70 महिला होंगे, ऐसे पूरे हिंदुस्तान से गए होंगे ना, पुनर्वास तो हो गया जी। तो ये कौन कर रहे हैं फिर? कोई अब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तो बैठे नहीं कि अब इसका कंप्लायंस भी करें कि जाके पूछेंगे हाँ जी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। ये तो है नहीं, विश्वास ही करेंगे ना जी। ये हुआ सिर्फ कागजों पे चीजें हो गई। ये 2010 की बात है। फिर बताइए क्या करेंगे? मैं कोई किसी बात को छिपाती थोड़ी जी, तो खुल के कहती हूँ ये हुआ। हाँ, और जगह से कहीं से भेज दिया हो, बढ़िया हो गया हो, तो भैया मुझे पता नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं हुआ। एक मैडम मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि यूपी, उत्तर प्रदेश जो है हम लार्जली सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली जगह है, बहुत ही वहीं से आती है, हमारा भी पैतृक गांव वही। उत्तर प्रदेश में जबकि क्राइम में ओवरऑल लेवल पे बहुत बदलाव आया है, क्या कितनी सच्चाई है मैडम, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बदलाव आया? जैसे कहते हैं कि पहले पॉजिटिव बच्ची, हाँ ये जर्नल तो यही फीडबैक लोगों को दिया जाता है कि काफी पॉजिटिव हुआ है। पहले लड़कियां स्कूल जाने से भी डरती थी गांव जैसे। चलिए अभी आप ये देखिएगा अपना सोशल मीडिया जी। सप्तमी थी परसों जी, सप्तमी को बेटियां खाना खाने गई जी, एक बच्ची भी गई, आप ही के यहाँ की बात कर रही हूँ जी, और उसको रेप किया गया 8 साल की बच्ची, और उसको घर में ही एक आटे के ड्रम में उसको उसकी बॉडी को छिपा दिया गया। घर वाले ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा। किसी ने शक जाहिर किया कि बच्ची तो कहीं किसी के CCTV लग रहा हो कि निकलती और तो अंदर तो जाती देखी, वापस आती नहीं देखी। और क्या ढूंढा गया तो ड्रम में, आप उसकी मैं वीडियो दिखाऊंगी तो रूह कांप जाएगी आपकी। तो ये क्राइम कम हुआ है, क्यों नहीं संज्ञान लेते? ऐसी बात पे क्यों माननीय योगी जी का कोई रिएक्शन आता? अभी उनके खिलाफ कुछ बोल दो, अभी बुलडोजर मेरे घर पे चला देंगे जी, है ना जी। बुलडोजर सरकार आप बता रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि बेटी आपको बुलडोजर भेंट कर रही है। अरे वो बेटी जो चली गई उसका भी तो सोच लो। सही। ऐसे लोगों पे एक बार भी कार्रवाई हो जाए। एक बच्ची की आती है रिसेंट भी कि छत पे खड़ी रहती है अक्सर उदास, और घर मिले हुए हैं आपस में, तो पड़ोस की कोई महिला पूछती है कि बेटा तू इतनी चुप क्यों रहती है, सबके साथ खेला कर, स्कूल से आने के बाद तो खेलती नहीं। कि नहीं आंटी मुझे दर्द होता है, मैं इसलिए नहीं खेलती हूँ। मैंने कहा दर्द कहाँ पे होता है? तो उसने थोड़े संकोच के बाद बताया कि मुझे इंटरनल पार्ट्स में बताया उसने कि मुझे दर्द होता है। कि क्यों? वो घबरा गई औरत। तो उसने कहा पापा कहते हैं ऐसे तो सबको ही होता है, जब पापा प्यार करते हैं तो सभी बच्चियों को होता है दर्द। किससे करेंगे आप? ये बाप है वो,
पुनर्पिशाच बाप है, और क्या करेंगे आप उसे? और माँ कह रही है आखिर तक कि झूठ बोल रही है लड़की। बताइए, बच्ची, आदमी को बचाने के लिए तुम बच्ची को बलि चढ़ा रहे हो, क्या करें? सरकार सब चीजें नहीं कर सकती, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि नहीं है जी। क्यों नहीं हम कहते? मैं नहीं कहती सरकार गलत कर रही है, अच्छा कर रही है, मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानती हूँ कि सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने एजेंडा में सेक्स वर्कर के पुनर्वास की भी बात करे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटियां नहीं बचती, बेटों को संस्कार दें, इसकी बात करें। क्योंकि बेटी पढ़ाने से अगर बेटियां बचती तो निर्भया कांड ना होता, उसके बाद हैदराबाद की जो डॉक्टर थी उसका कांड ना होता, और भी बहुत सारे ऐसे मामले जो पढ़ी लिखी बच्चियों के साथ हुए। और माता पिता को भी ये सोचना होगा कि अगर 2005 में आपने आरुषि कांड से आपने सबक नहीं लिया, कि जिसमें अगर वो दूरी थी कि माता पिता एक कमरे में और बच्ची एक कमरे में, ऐसे में उसकी जो हाइट पे उसको जो मिला उसके साथ उसका संपर्क हुआ। अब बाद में हत्या किसने की, क्या की, ये तो माननीय कोर्ट जाने, लेकिन हुआ ना। तब भी माताओं ने ये नहीं लिया संज्ञान कि बच्चे को सीने से लगा के सुलाओ। कैसे आप दूर सुला सकते हैं? आपको डर नहीं लगता कि बच्चा डर गया होगा रात को? आपको डर नहीं लगता कि कोई ऐसा कहीं मेरे घर में ना आ जाए जो मेरी बच्ची के साथ कुछ ज्यादती कर जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ ज्यादती कर जाए? नहीं दिख रहा। कैसे आप इतने पागल कैसे हो सकते हैं सेक्स और दूसरी चीजों के प्रति, कि मतलब बच्चे को आप अकेला दूसरी जगह सुला सकते हैं? फिर अभी तो मेरी तो किटी है, ये लो फोन पकड़ो, तुम इसको देखो। बच्चा क्या देख रहा है? आप देख रहे हैं कभी? 1 साल के बच्चे को फोन चलाना आ रहा है जी। क्यों नहीं देखते कि आप रसातल में भेज रहे हैं, आप धकेल रहे हैं बच्चे को उस जगह। सोशल मीडिया मैम जो है आजकल बच्चों पे, इसका आप क्या समझती हैं? पॉजिटिव ज्यादा इफेक्ट है या नेगेटिव ज्यादा इफेक्ट है आजकल जो एक्सेस? देखिए, पॉजिटिव तब तक है जब तक कि वो माता पिता की देखरेख में है, कंट्रोल मैनर में। आप कंट्रोल कर नहीं रहे, आप तो पीछा छुड़ा रहे हैं बच्चे से जी। आप जब 1 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा रहे हैं तो ये क्या है जी। फिर वो आदी हो जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि जो एडिक्ट हो गई हैं बच्चियां, माँ बाप को मार रही हैं जी। वो कह रहे हैं कैसे भी छुड़ाओ मैडम। अभी पीछे 2 लड़कियां वो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, 3 जंप लगा दिया, तो कोरियन कुछ देखती थी, गेम खेल रही थी, तीनों बहनें। हाँ जी। बताइए, उसके बाद भी कोई सबक लिया? किसी का भी कोई बयान आया सरकार में से? चलिए बताइए। मैं एक बात ही सोचती हूँ कि अगर सरकार इतनी जागरूक है और क्राइम में कमी आई है तो उस घटना के बाद किसी का कोई बयान आया? क्या ऐसा हुआ कि किसी ने ये कहा हो कि अभी इन सब पे रोकने लगनी है, अपने आप कॉग्निजेंस लें और कुछ करें? लेकिन कैसे? मैं मेरठ को एजुकेशन हब मांगती हूँ जी। बहुत है, हापुड़ जैसी जगह पर एजुकेशन हब है जी। हर तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी है जी। उसके बाद भी बच्चा पढ़ने जाएगा बेंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, 2 कदम दूर पे नोएडा है जी। दिल्ली जाएगा जी। क्यों? गुड़गांव जाएगा। उसके बाद एक हाथ में सिगरेट है, दूसरे में शराब का गिलास है जी। पूछ रहे हैं आप कभी आपका बच्चा क्या कर रहा है? आप पीछा छुड़ा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बच्चे से? क्यों आपका बच्चा आपकी जगह? क्या मेरठ में पढ़ने में 2 और 2 4 होते हैं और 5 होते हैं और वहां जाके 4 हो जाते हैं? 2 और 2 4 ही रहेंगे, कहीं भी पढ़ा लो, चाहे बीटेक करा लो, कुछ भी करा लो, जो है किताब वही रहेगी। क्यों नहीं आप समझ रहे कि आपका बच्चा, खास तौर पे बेटी? देखिए, लोग कहते हैं, लड़कियां भी कहती हैं आजकल, औरतें भी कहती हैं, क्यों हम लड़कों से कम है? नहीं है आप कम। मैं गर्व करती हूँ वेस्टर्न यूपी का होने के नाम पे, मैं गर्व करती हूँ कि मेरे यहाँ की बेटियां स्पोर्ट्स में नाम कर रही हैं। पैरा खिलाड़ी भी, ऐसे भी नॉर्मल खिलाड़ी भी मेरे शहर की लड़कियां नाम कर रही हैं, हरियाणा की लड़कियां नाम कर रही हैं। मगर हम कहीं कमजोर हैं, शारीरिक तौर पे कमजोर हैं। लड़कियां कहती हैं क्यों हम रात को क्यों नहीं आ सकते? बेटे को तो आप नहीं कहते, क्योंकि हम शारीरिक तौर पे कमजोर हैं। फिर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हम शोर में चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ ही हो गया, अब हम मुकदमा लिखाएंगे, अब ये करेंगे, अब हमारी बदनामी होगी, अब सब चीज होगी। क्यों हम नहीं समझ रहे? कुछ चीजों में हम पायलट हैं, हम फाइटर पायलट भी हैं, हम लोको पायलट भी हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी शारीरिक तौर पर हम कमजोर हैं। वो तो हमें समझना होगा, उसको हम समझें। और क्या फर्क पड़ता है कि आप दिल्ली पढ़े या आप मेरठ पढ़ गए, या हापुड़ पढ़े या आप नोएडा पढ़ गए? क्या फर्क पड़ता है? जिसको पढ़ना है, मुझे गर्व है कि मैं अपने बच्चों पे, मेरे बच्चे गांव मेरे के पढ़े और मेरे बच्चे IIT है ना, तो मैं तो घमंड करती हूँ इस बात पे। आप करिए ना उस घमंड को, माँ बाप क्यों नहीं करते? इसमें घमंड है आपका नहीं बेटा तो मेरा बेंगलोर पढ़ रहा है, बेटी मेरी हैदराबाद पढ़ रही है। और भाई एक बार देख लो, तुम्हारे शहर में विदेशी भी आके पढ़ रहे हैं। मेरठ में एक से एक बड़ी यूनिवर्सिटीज है जिनमें विदेशी भी छात्र हैं। क्यों नहीं आप समझ रहे? तो हमें अपनी रूट कॉजेस को हम खंगालना पड़ेगा, क्लैरिफाई। हाँ, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने बच्चों को कहाँ खड़ा कर दिया लाके। वो नहीं हुए, वो तो पैदा हुए थे कोरे कागज की तरह, हमने खड़ा कर दिया उनको, माता पिता ने खड़े कर दिया। मैं पूरा दिन का सोचती थी कि पूरा दिन मैं काम करके आती हूँ, उनके भी
100 तरह के झंझट झेल के आती हूँ, और मैं अपने बच्चे को सीने से लगा के सोती थी, मुझे उससे बड़ा सुकून नहीं था जी। आपको कैसे आपको नींद आ सकती है कि मतलब बच्चा आपसे दूर है, पता नहीं रो रहा है, डर रहा है, रात में आपका दरवाजा नहीं खटखटा सकता, क्या है, और समय से पहले आप उसे बड़ा कर देते हैं। एक्सपोजर जो सोशल मीडिया का है, वो देखेगा फिर फोन, वो देखेगा कि मम्मी पापा क्या कर रहे होंगे, मुझे क्या समझ आ रहा होगा, वो सब देख रहा है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी जिंदगी मत जियो, मगर क्या पहले, मैं अगर अपनी बात कह रही हूं तो मुझे नहीं मालूम, मैंने अपने अम्मा पापा जी को कभी ये नहीं देखा कि मैंने साथ देखा हो जी। तो वो हम तो सीने से लग के चिपक के सोते थे जी। तो क्यों, क्या पहले नहीं तुमने भी देखा होगा और भी देखा, अलग सोने का एक निश्चित सीमा, बड़े हो गए अब सो जाओ, अलग सो, कहीं भी सो, बच्चे की मर्जी, लेकिन एक सीमा तो हो, वो सीमा पार कर ली है हमने। सबसे बड़ा हमारा खतरा है, माता पिता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, स्कूल्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और साथ में ये जो आप इस नकली दौड़ में घूम रहे हैं, जो बाजार, सोशल मीडिया भी नहीं, ये जो बाजार है एजुकेशन के, इन बाजारों में आप, नहीं मेरा तो बच्चा वहां पे है, अरे नहीं तुम्हारा, अच्छा वहां पे तो फीस शायद कम है ना, छोड़ दो, बिना फीस के अगर IIT में जाता है बच्चा तो वो है बच्चा, आप लाखों रुपए खर्च करके वहां भेज दो तो उनका भी स्टेटस खराब करोगे, फेल ही होते हैं वो बच्चे, आत्महत्या करते हैं। क्यों नहीं समझ रहे, क्यों आप वो पढ़ाना चाहते हो जो दूसरे का बच्चा पढ़ रहा है? स्टेटस सिंबल से लोग जोड़ के देखते हैं इस चीज को कि मेरा बच्चा कितने बड़े और महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, और मैं उन माँ बाप की फिर वो हालत देखती हूँ, वो चले गए बच्चे, अब तुम अकेले रहो, सड़ जाओ, मर जाओ। मेरे पड़ोस में भी माता पिता दोनों मरे हैं और कंकाल मिले हैं उनके, अमेरिका से लोग आए भी नहीं, वहां से कह दिया कि जी वो आप, हम पैसे भेज देंगे, आप कर दो इसका अंतिम संस्कार इनका दोनों का। 20 दिन के अंतर से दोनों मर गए, अखबारों की सुर्खियां बना, मगर फिर सब वही। करके तो देखो एक बार, अपनी जड़ों में लौट के तो देखो। अगर बड़ी छोटी सी बात है, मैंने तुम्हारा सरनेम देखा, मैंने तुरंत पूछा कहां से हो, है ना, ये भी अंदाजा लगाया कौन हो, तुमने भी मुझसे पूछा, मैंने भी अपना गांव बताया, तुमने बताया, ये जड़ों से जुड़ना होता है। अगर तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने जड़ों से ना जोड़ा होता तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता था मैं किस गांव से हूं, या मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि तुम किस गांव से हो। फर्क ये बात का है कि हमने रिश्ते जोड़ना खत्म कर दिया, और ये समझना बच्चों ने छोड़ दिया कि हमारे सबसे बड़े हितैषी हमारे माता पिता, क्योंकि माता पिता ने हितैषी बनना बंद कर दिया, हमारे स्टेक होल्डर्स दूसरे हो गए, कहते हैं माई बॉडी माई चॉइस। कौन सी दुनिया में हमने बच्चों को भेज दिया, हमने धकेल दिया, वो ऐसे पैदा नहीं हुए थे, वो हमने धकेल दिया। ये हमारी जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है। हम एक बच्चे को देखते हैं, किसी लड़की को कोई बस में ये आजकल मेट्रो में बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि कोई कुछ भी कर रहा है। अभी आपने सुना होगा एक बहुत बड़ी घटना हुई है, बाद में उन्होंने ऐसे एक्सक्यूज दिया, हम तो इनकी शादी कर रहे हैं, जो हो गया, मतलब खुलेआम सेक्स कर रहे हैं बच्चे, अभी नाबालिग लड़की भी मेट्रो में, इससे ज्यादा बुरा कुछ हो सकता है? फिर अगर एक लड़का, बहुत भीड़ है और लड़की आगे है, वो बहुत बदतमीजी से उसको टच करने की कोशिश कर रहा है शारीरिक तौर पे, सब देख रहे हैं, सबको दिख रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, लड़की कसमस आ रही है, मगर एक भी कहेगा नहीं। और मैं कहती हूँ पलट के वार करो, उस पे पलटो और उसके इंटरनल पार्ट्स पे वार करो, क्यों नहीं कर सकते तुम? करो, वो तुमको छू रहा है ना इसी तरीके से, हाथ पैर तो उसके सीधे खड़े हैं, लेकिन बॉडी टू बॉडी आपको टच कर रहा है, तो करो। और उन लोगों को शर्म करें, वो जो देख रहे हैं, अरे तुम 1000 आदमी हो, एक बंदा एक बच्ची को परेशान कर रहा है और तुम उसको कूट के भी सही नहीं कर सकते। ये सब हमें समझना होगा, समाज को बदलना होगा, हमारी सोच और समाज को बदलना होगा। कैसे हमारी बेटी, एक मैं उसकी प्रत्यक्षदर्शी हूं कि जब मैंने वहां शुरू किया जाना, तब वहां मात्र सत्तात्मक परिवार थे, नानी से माँ, माँ से बेटी, जाते बेड़िए नट इस तरह की जाती। और जैसे ही उनका पढ़ना लिखना शुरू हुआ, उनको मैं बहुत मोटिवेट किया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अभी सब बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, 90% वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे तो नरपिशाच हैं दुनिया में, अपने शहरों की बेटियां आने लगी। मैं ना अपने शहर की, आपके पड़ोस के शहर की, बीच के शहर की, इन तक की भी बेटियां निकाली हैं। इससे ज्यादा खतरा कुछ हो सकता है? मतलब आप कह रही हैं कि टियर 2, 3 तो छोड़ ही दीजिए, टियर 1 जो हमारे शहर हैं जहां हम नौकरियां करने जाते हैं, जिन्हें सो कॉल्ड बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इन सब में भी बच्चियां इस सब प्रोफेशन में जा रही हैं। बिल्कुल जा रही हैं, जिनको केवल लग्जरी के लिए कि उनको ब्रांडेड हर चीज चाहिए। भैया साधारण पहन लोगे तो कोई तुमको धक्का दे देगा, निकाल देगा समाज से, तुम्हारे रुतबे को देखेगा तुम क्या हो।
और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता कि मेरे गांव देहात के लोग आए। अभी मेरे यहाँ से 4-5 लड़कियां यूपीएससी क्लियर की हैं गांव की जी, और जिनके पिता एक के परचून की दुकान करते हैं शामली के, एक मवाना वो खेती करते हैं, बहुत छोटी सी खेती है 5-7 बीघे की, उससे किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और खेती करके अपना घर चला रहे हैं। ऐसे ऐसे घर के बच्चे और यूपीएससी क्लियर किया उन्होंने ना। एक कितना मतलब कितने गर्व की और गौरव की बात है कि वो बच्चे, और वो सरकारी स्कूलों में पढ़े। और अगर आप गौर से करके देखेंगे तो बिहार और यूपी से सबसे ज्यादा IAS IPS जाते हैं, है ना। और वो सब गांव देहात के दूर दराज के, अगर आप उठा के देख लो सबकी कुंडली, वो दूर दराज के निकल के आते हैं जी। इन कॉलेजों से मुझे एक भी IBS IPS निकलता हुआ नहीं दिखा जी। ये जो सरकारी, ये जो खुले पड़े हैं ना दुकानें, इनका कोई मैंने नहीं देखा कभी। ये बस ये तो कहेंगे अब तो जी हमारी वहां लग गई गुड़गांव जॉब जी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं जी, फलानी में कर रहे हैं। सैलरी कितनी है जी? है 50,000, 30,000, 20,000। क्या कर रहे हैं आप? बात सैलरी की है ही नहीं, बात है कि आपको जंगल में मोड़ना चाहिए। किसने देखा? आप वहां क्या बन गए? किसी ने देखा। एक बच्चा IAS बन के आया, सारा गांव उसके पीछे ढोल फूल तमाशे लेके घूम रहा है। उस परिवार की इज्जत जो बढ़ी उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप 1% भी नहीं। हर किसी के घर में एक बच्चा है कि हमारा तो वहाँ काम कर रहा है, ठीक, बहुत अच्छी बात है, कौन पूछ रहा है जी। मैं अगर कहूँ कि मैं आजकल अपनी, मेरी एक नातिन है, मैं उसके लिए बच्चा देख रही हूँ जी, है, लेकिन मैं नहीं देखती। मेरा बेटा भी कहता है कि नहीं मम्मी बाहर का नहीं देखेंगे, शहर का देखो, क्योंकि हमको यकीन ही नहीं है। इतनी दुनिया देखी है इन 33 साल में कि भरोसा करने को जी नहीं चाहता बाहर के किसी बंदे जी। यह आपको समझना होगा नई पीढ़ी को कि हम अपने बच्चों को, जो आपके आने वाली पीढ़ी है, उनको कैसे संवारें। रोक लो, यहीं के हैं, मोबाइल से दूर कर दो। पढ़ो, किताबें देखती नहीं मैं बच्चों के पास। हम किताबें लाने के नाम पे हमें डांट पड़ती थी, फिर किताब, अरे अभी तो लाए थे, पूरा कोर्स दिलवाया था, नहीं ये नई वाली भी आनी है, उसे भी ले आओ। पहले तो बिगाड़ खाता हुआ कि हमने क्या कहते हैं उनको, वो जो बुक्स आती थी एक गाइड जी, हमारे जमाने में कुंजी नाम बोलते थे जी जी, वो छोटी सी आती थी जी जी बुक्स। अगर वो कुंजी किसी के पास मिल गई, उसकी जो कुटाई होनी है ना जी, और वो सारे में फेमस हो जाएगा, अरे उसको क्या पढ़ना है तो कुंजी से पढ़ता जी, है ना। और आज आप मोबाइल को देख, है सब हमारे पास जी, है, इसमें पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे। उनको अपना केवल स्टेटस बनाए रखना, आपको 90% 80% तो यूं ही दे देंगे। आज भी यूपी बोर्ड के मुकाबले में उनका एक बच्चा खड़ा नहीं हो सकता जी, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो क्यों नहीं लौटते आप? अपनी जड़ों में लौट के आना पड़ेगा जी। कोरोना के दौर लौटे लोग, गांव देहात में लौटे जी, ठीक है, आप सेटल हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर अपनी जड़ों तक सीमित रहो। जड़ों से जुड़ के रहना बहुत जरूरी है। जैसे आप जड़ों जुड़ेंगे तो आपको हर आदमी दिखेगा कि ये मेरा कोई परिवार का तो नहीं, मैं किसी गलत जगह खड़ी हूँ, मुझे कोई देखेगा तो नहीं, ये लड़का भी, मैं कहाँ हूँ जी। और क्यों पूछने में माता पिता को डर लगने लगा है, तुम कहाँ हो, नहीं पूछते आज। बोले जो कहते हैं हमारी प्राइवेसी भंग होती है, मुझे नहीं समझ आता। फिर ऐसी घटनाएं आम हो जाती है और तब बताएंगे आप कि हमारी बेटी के साथ ये हो गया। और पता लगा अभी कल मुझे एक सज्जन फोन करते हैं, अभी किसी बच्चे ने कहा कि जी मैं भी वहीं का हूँ कि 10 साल पहले शादी की, कोर्ट मैरिज, घर वालों की मर्जी थी नहीं थी हमें नहीं पता। हमने कहा घर वालों कभी घर में ले गया? नहीं जी ले गया। 3-4 एबॉर्शन कराए और अब उसने 14 मार्च में दूसरी शादी कर ली। और मैं कौन सा, तुम मेरी बीवी थी? अरे तो कोर्ट मैरिज से भी बड़ा ऑथेंटिक कुछ है। और वो 10 जगह उसने रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करी, कोई नहीं सुनता। अभी कर ली तो हम क्या करेंगे इसमें? तुम जाओ रहो, हम थोड़ी छोड़ के आएंगे तुम्हें। बताइए क्या करेंगे आप? अब उन्होंने हमसे मदद मांगी, मैंने कहा क्या पाओगी वहां बताओ जी। उसकी शादी को कोर्ट में जाओ, नल एंड वॉइड घोषित करा दो, तुम्हारे पास तो सरकारी शादी है जी। कहो कि साहब इसकी शादी को खारिज किया जाए, मेरी शादी है ऑथेंटिक, कहो लड़ो जी। लेकिन फिर उम्मीद ये मत करना कि तुम सोशल, कोई तुम्हें स्टेटस तुम्हारा बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है, वो समाज तुम्हें देगा नहीं कभी भी। हमारा जो कोर्ट है, कानून व्यवस्था है, इसमें बहुत सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हैं और आप तो इस फील्ड में एक्टिव भी रही हैं। क्या इसका भी कुछ एक जिम्मेदारी है कि केसेस को तेजी से नहीं देखा जाता है? सालों साल गुजर जाते हैं तो आदमी पहले ही डर जाता है कि मैं क्यों जाऊंगा। बहुत सारा तंत्र ऐसा है जहाँ पे उसे डरा दिया जाता है, भाई कोर्ट जाएगा तो धक्के। देखिए, कोर्ट की पहुंचने तक तो पहले हमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पे जाना होता है जी। हमें पुलिस में जाना है। एक लड़की कहेगी साहब मुझे, मैं इसी लड़की का उदाहरण देती हूँ, जाके कहेगी
सब 10 साल पहले इस आदमी ने मुझसे कोर्ट मैरिज की, मेरी इतने अबॉर्शन भी कराए, आज तक मुझे अपने घर नहीं ले गया, अब इसने शादी कर ली। पुलिस कहेगी तो फिर अपनी मर्जी से तो रह रही थी, कर ली तो क्या हो गया। और लिव इन को मान्यता है, वो कहेगा। और हो रहा है ये, जैसे किसी का तलाक का मुकदमा चल रहा है ना, तो मैंने पूछा भाई तुमने शादी कर ली दूसरी? अरे नहीं, आप भी ऐसी अनपढ़ों जैसी बात करोगी, लिव इन में रह रहा हूँ मैं। लेकिन तुम्हारा तो एक बेटी भी है। बोले तो क्या हो, लिव इन में तो मान्यता है कि एक बच्चा हो जाए तो उसको पूरे हक दिए जाएंगे। तो बताइए किस भरोसा करें, कानून पे? मुझे तो अभी तो पट्टी भी खोल दी है जी कानून की आंखों से जी, तब भी नहीं दिख रहा। और कम से कम बिल्कुल सही बात है कि जज अंधा नहीं होता जी, कानून अंधा हो सकता है, जज नहीं होता, सब दिखता है। इतना तो स्वतः संज्ञान ले ही सकते हैं क्या ठीक है और क्या गलत है जी। लंबा खींचने से बेहतर खारिज कर दो जी, नहीं करते। चलिए मैडम, हम घूम पे वापस उसी कहानी पे आते हैं जिससे आप जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारी कितनी महिलाओं को आपने आज तक रेस्क्यू किया होगा मैम? या देखो ऐसे तो मतलब मैं लगभग 560 लड़कियां रेस्क्यू की, लेकिन अभी आप लोगों के जरिए आप लोगों को सैल्यूट है और थैंक यू भी है कि मैं 30-35 लड़कियां और निकाल पाई हूँ। अभी तो यहाँ से गायब हुई थी 4-5 नोएडा से, उनको फिर दिल्ली से निकाला हमने, और बहुत साइलेंट मोड पे निकाला, क्योंकि लोग जागरूक हुए। किसी ने हमें खबर दी, किसी ने फ़ोन किया कि देखिए मुझे नहीं पता सच है या झूठ है, आपके पॉडकास्ट देखता हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे पड़ोस में, बहुत पॉश एरिया था वो, कि मेरे पड़ोस में एक कोठी में बहुत आना जाना, कुछ लड़कियां आई हैं और वो कतई भी ये नहीं लग रही कि इनकी रिश्तेदार हो सकती हैं, कि वो बहुत ही गरीब तबके की लग रही हैं और 14-14, 15-15 साल की लड़कियां। अब इनके घर में बहुत आदमियों का आना जाना हो रहा है। हमने निजी थोड़े बहुत रिश्ते भी रखते हैं, तो कहा कि हमारी थोड़ी मदद करिए, यहीं आपके शहर से थोड़ी सी मदद कर दो। तो उन्होंने कहा देखिए मेरी नौकरी पा जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं आने, आपको आगे नहीं लाएंगे, बस आप इतने रहो कि हम कभी फ़ोन करें तो आप हमारी मदद करना। मुझे ठीक है। हम 2-3 लोग गए, बस झट से लड़की निकाली। ने झूठ बोला कि भाई हम सब पुलिस से हैं, ये मेरे जो जेंट्स थे साथ में, और छोड़ो लड़कियाँ। उनके दो के, एक मामा था, एक के पिता थे। मैंने कहा हाँ जी मेरी लड़की। मैंने कहा निकाल लो तुम्हारी लड़की, ले चलो। लेके आए हम 6 लड़कियां थी। जब ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन, एक तो पहले आपके जज्बे को भी सलाम है कि आप ये करती हैं और करती आ रही हैं। जहाँ समाज में लोग, कोई रोड पे किसी को पीट रहा होता है या फिर कुछ भी किसी के साथ गलत हो जाता है तो लोग सवाल नहीं उठाते, दिन भर ये वीडियोस आती हैं, ये सब होता है, वहाँ आप इतनी हिम्मत दिखा रही हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि ये किसी को रेस्क्यू करना या ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व होना बहुत जानलेवा भी हो जाता है? नहीं, मुझे तो, मैं तो बहुत सारी, देखिए ये मेरा दिख रहा है, ये भी इसमें रॉड है, पैरों में है, यहाँ घुटने में शिकंजा है, टूटे हुए, ये माथे पे देखिए आप निशान दिख रहा है, ये सब उसी एक्सीडेंट। बिल्कुल हमारी उस पर दूध का टैंकर चढ़ा दिया था गाड़ी पे, तब से हम अपनी गाड़ी को भी नहीं रखते, किसी को पता नहीं होता मैं कहाँ जा रही हूँ, टैक्सी रखती हूँ। तो जान से मार दिया था बिल्कुल। और जो हमारे साथ थे वो भी काफ़ी इंजर्ड हुए, बहुत ज़्यादा। कहाँ की घटना है मैम? मेरठ की में, जब हम गढ़ की तरफ चलेंगे तो वहाँ मेरी बेटी ब्याही है जी। उसके ससुराल में मुझे पहला कार्ड दिया, दूसरी बेटी की शादी थी, पहला कार्ड देना था और किसी ने बड़ी सटीक रेकी कर रखी थी। घर से निकलते ही वो जो हमारे साथ थे उन्होंने, क्या मैं ये संस्था गई थे, उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि देखो कोई हमें फॉलो कर रहा है, काफ़ी बड़े थे हमसे, कि वो हमें फॉलो कर रहा है। मैंने कहा पता नहीं आप ऐसी बात कर रहे, कोई फॉलो नहीं कर रहा। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उन्होंने कहा, और फिर हमने अपने भाई को बुलाया, उससे एक गाड़ी दूसरी ली, ये देखते चलो गाड़ी बदल के मोहल्ले में जाके 3 गाड़ियाँ बदली हमने वहाँ तक जाते जाते हसनपुर तक। और जैसे ही हम ऐसे उतरने के लिए गाँव उड़ते थे ऐसे कर रहे, तो बस मुझे इतना तो दिखाई, दूध का टैंकर खड़ा था, अचानक बहुत तेज़ी से क्रॉस होने लगा। तो मैंने कहा ये टैंकर ऐसा लग रहा है हमारी तरफ आ रहा है। बस वो मुझे इतना तो याद है कि उन्होंने मुझे ऐसा करके नीचे कर दिया, लेकिन हम सर्वाइव नहीं कर पाए। फिर हमें कुछ याद नहीं किसने हमको डाला, क्या करा। और संध्या ने भी पता नहीं लगा कि वो थी गाड़ी में खुद। तो ये तो कोई, पर मैं सोचती हूँ, फिर वही बात पे आती हूँ कि कोई है ताकत जो अदृश्य हमेशा रक्षा करती रही। कि जिस बंदे ने किया, जब मुझे होश आया तो मेरे जो साथी बैठे थे उन्होंने कहा कि वो आया था। कोई बात नहीं, देखने आया होगा, ये नहीं कह रहा था कि मुझे बात करा दो। तो हमने कह दिया तुम्हारे सामने तो बेहोश पड़ी है, तुमने आया ही नहीं है, जब आ जाएगा ठीक है। फिर हमने अभी जैसे गांव में, जिसने एक्सीडेंट कराया था कोई रहा होगा किसी तंत्र से जुड़ा हुआ अपराधी, उसी से वहीं पे था। हाँ जी, वही मिलने फिर आया। हाँ। और फिर जब हम घर चले गए तो पता करता रहा होगा घर गई है,
तो मैं हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी ये तो तुम तो देहात से जुड़े हुए हो, बाहर की तरफ बैठक होती है, अंदर की एंट्री इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो हालांकि मेरे घर में तो भूमि रहती नहीं है मेरी भी, तो बैठक भी मैंने अपना करा दिया था कि मैंने मेरा इधर ही लगा देना। बैठक बाहर से भी खुलती है, अंदर से भी खुलती है, थोड़ा ये रहता है। तो किसी ने मुझे कहा कि वो बहुत देर से बाहर लॉबी में बैठा है। मैं किसी बुला दो, क्यों बिठा रखा है ना। मैंने कि छोड़, बुलाओ। वो आ गया, आके मेरे पैरों में बैठ गया। अलग कम्युनिटी का था हमसे, मुझे माफ़ कर दो। मैं कहा तूने कराया? मैंने हंस के ही कहा गलती हो गई। मैं चल छोड़, मैं तो बच गई, अब क्या करेगा, दोबारा करेगा? और ना एक धागा निकाला कि ये मुझे बांध दो। मैंने कहा इसका अर्थ समझता है? हाँ, निभाऊंगा सदा। काला धागा ले रहा था, मैंने बांध दिया। मना करते रहे, सब आँख निकालते रहे मेरी तरफ को, इधर उधर को करके ऐसे करते रहे, दांत खींचते रहे, मैं बांध दिया। और देखिए उसने मुझे 30-32 लड़कियाँ निकलवाई। उसके बाद मदद की, मतलब इनडायरेक्टली मुझे पीछे हो जाता था कि वहाँ पे ले आओ। सोच बदली कहीं ना कहीं उसके बाद। और मैंने उसका राखी कभी पूरे उसके आजीवन, अब तो वो नहीं रहा, मैंने निभाया। यहाँ तक कि जो जिसको वो उसने उस बाजार में रखा हुआ था, जिस औरत को, जिसको वो कहता था अपनी बीवी, उसको मैं भाभी बुलाती थी। मैंने कभी उसको फिर नाम से नहीं बुलाया, भाभी बुलाया। तो ये तो ऊपर वाले की मंशा जब हमें मारने की नहीं थी तो बच गए। जब होगा, जब हमारा लिखा होगा तो चले जाएंगे। लेकिन मैम ये जो ऑपरेशंस होते हैं, इसमें बहुत हिम्मत तो दिखानी पड़ती है। बहुत सारे बहुत हमारे कपड़े पड़ते हैं, हमारी कुछ भी बाल नोच लेंगी, मुंह नोच लेंगी, पर मैं कुछ कहती नहीं। मैं फिर अगले दिन जाती हूँ, फिर आ गई दूँ और फिर करो। मैंने कहा चाय पी थी क्या कल? नहीं पी ना। इतना शोर शराबा मरा, इतना तुमने मेरे हाथ पैर मारा। और मैं मेरी साड़ी फाड़ी, अभी साड़ी भी ला के दो। मैं ले लेती हूँ साड़ी फाड़ी, मना नहीं करती मैं जी। पूछ लेंगे वो, ले आए कुछ, यहाँ आए, हाँ ले आओ दुलाना। और बड़े सहेज के रखती हूँ जी। मैम दिल्ली में एक जगह है जीबी रोड, बहुत पॉपुलर है, हम भी बचपन से सुनते आए हैं। और कभी एक आध बार चांदनी चौक गए तो नीचे देखा पूरी दुकानें हैं टूल्स वगैरह की, और बाहर जंगले से लगे होते हैं, जीने बने होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलता है, और वहीं पे शायद पुलिस चौकी भी है नीचे, जितना वीडियोस वगैरह हमने देखा। तो कैसी दुनिया है मैम अंदर की, आप जाते रहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पुलिस चौकी होना ना होना कोई मायने रखता नहीं है। पुलिस चौकी कुछ कर थोड़ी रही है, बैठे हैं बैठे। हमारे यहाँ तो सी ऑफिस है, तो ये तो एक सामान्य दरोगा का है। ना तो उनकी तरफ किसी का ध्यान है, बहुत बदहाली है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और उससे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि जब नीचे दुकान है, आप भी देख रहे हैं, बड़ा टिम्बर मार्केट है जी, है ना। उनको नहीं दिखता कि ऊपर क्या हो रहा है। उनकी अगर ना मंशा हो, कैसे चलेंगे ये बाजार जी? नहीं चलेंगे ना। यही मेरे शहर का हाल है, नीचे दुकानें, उनके ऊपर किराए है, खरीदे हुए भी हैं कुछ के। तो अगर वो ना चाहें तो कैसे हो जाएगा? और मुझसे जब पूछेंगे ना, मैं अपने शहर की बात कर रही हूँ, कि मुझसे जब पूछेंगे, अच्छा, चूंकि सभी बहन और बुआ की तरह ट्रीट करते हैं, अच्छा बहन जी आज कोई लड़की निकाली नहीं? कि तुमको कभी पता लगती? आज तक मुझे किसी दुकानदार ने ये नहीं कहा कि बहन जी यहाँ पे एक लड़की आई है। तो ये मूक स्वीकृति है ये कि हो रहा है। बहुत पहले की बात है कि नया एक दुकान बनी, और मतलब बढ़ता ही जा रहा है, और उसके ऊपर फिर वो कमरा बना और वो किराए पे भी चला गया। हमने वो लिख के दिया कि भाई कैसे तो बना और कैसे कोठे में डेवलप होगा जी। कुछ नहीं, अरे छोड़ो ना मैडम, कहाँ पड़ती है चक्कर, बताइए क्या किया जाए। वही जो दुकानदार हैं, असली ओनर वही हैं, वही उसको किराए पे दे देते हैं। और देखो बसे कैसे हैं, जीबी रोड भी, ये भी जी। इनके आप आगे की संरचना भी ना जाएं। ये एक गली है जी, इधर भी है इधर भी है, जीबी रोड में इधर नहीं है, इधर है। तो अगर मैं कबाड़ी बाजार की बात करूं तो दोनों तरफ है, और इनके पीछे आपचक है। आपचक समझते? पहले पुराने जमाने में घर बनाए जाते थे, तो गली पीछे की छोड़ी जाती थी, वो नाला होता था जी। पानी घर का उनमें उतरता था, और वही जाके नाले में, क्योंकि मेरे शहर में तो 9 नाले हैं, तो वो उसमें जाता था। उन्हीं आपचक से उतर जाती हैं लड़कियां। दुकान में इतनी जगह खोल के एक सीढ़ी डाली जाती है, उसकी रस्सी की बनी हुई। अगर रेड होने की बात हो, लड़की नीचे उतार दो, दुकान में कौन पूछने जा रहा है? तो मूक स्वीकृति नहीं है सबकी। कोई क्यों नहीं कहता कि मेरी दुकान में क्यों है ये जगह?
ना, और मानेंगे भी नहीं कि मेरी में है। तो ये ऐसा सबका एक हो गया कि औरत की अस्मिता से खेल हो तो हो, हमारी सहमति है, तुम कुछ ही कर लो। फिर कानून की क्या जरूरत है कि इलीगल हो, ये सबके सामने चल रहे हैं ना, सबको पता है ना, आइडेंटिफाइड है ना ये रेड लाइट एरिया। फिर क्यों है? अगर लीगल नहीं है तो फिर क्यों है? किसका इंतजार करते हैं सरकार, कानून के जो पैरोकार हैं वो किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन आएगा कि जो कहेगा कि ये गैर कानूनी है? तो इसीलिए मैं कहती हूँ कानून दो मुंहा सांप है हमारे यहाँ, तो कम से कम वो इधर से भी डसेगा आपको, इधर से भी डसेगा, बचने नहीं देगा। और जैसे मैडम आपने अभी बताया कि कई बार क्या होता है कि ये सब लोग पकड़े जाते हैं, पुलिस फिर इनको पकड़ के ले जाती है और जो मालकिन है उसे कुछ दिन के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो फिर उस कोठे की या उस पर्टिकुलर जगह की जिम्मेदारी एक नई लेडी को दी जाती है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम। हाँ बिल्कुल, अरे वो दूसरी देखेगी, क्या फर्क पड़ता है एक चलेगी तो, उसके नाम पे तो चल रहा है कमरा, देखने वाले तो दूसरे भी हैं, तो और भी हैं, पोर्शन वाइज भी देखेंगे, ये वाला तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा, इसका किराया दिया करो, इसका तुम्हारा। मतलब इतना ऑर्गेनाइज जैसे हमारा कॉर्पोरेट में चलता है कि एक आदमी जॉब छोड़ के चला गया है, कोई फर्क नहीं, तुरंत दूसरे आदमी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास दी जाएगी। वो पहले से तय होता है कौन लेगा, क्योंकि उसके ओल्ड एज होने का भी इंतजार होता है, इसके बाद कौन आएगा। मैं अपने आंखों के सामने देखी जो लड़कियां धंधे में आई और उसके बाद ही वही मालकिन हो गई। ये तो पूरा सिस्टमेटिक है, आप उस मिथक को तोड़ नहीं सकते। मैम लड़कियां क्या बाहर से भी, भारत के अंदर लड़कियां, जैसे भारत की लड़कियां तो हैं ही जो इस सब में हैं, क्या बाहर देशों से भी लड़कियां लाई जाती? तो हमने एक बार बांग्लादेशी लड़की भी निकाली, एक अफगानी, लेकिन अफगानी को तो हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो यहाँ स्टूडेंट वीजा पे थी। अफगानी लड़की, उसको उसका ही प्रेमी बेच गया। भारत यहाँ पे कहीं दिल्ली में, मेरठ, और वो इतनी जला रखी थी तेजाब से, अरे मैं भूलती नहीं उस घटना को कि जब उसके माँ बाप आए तो वो माँ देख के बेहोश हो गई कि मेरी इतनी सुंदर बच्ची, जो पश्तो में कह रही थी, कुछ बताया उन्होंने कि ऐसे बोल रही है कि मेरी इतनी सुंदर बच्ची, इसका ही लॉ कर रही थी, यहाँ कहीं दिल्ली एनसीआर में कहीं लॉ कर रही थी जी। बताइए, कुछ बताएंगे मैम उसके रेस्क्यू के बारे में? हाँ, उसका तो ये था कि वो ना हमेशा ऐसे हिजाब जैसे पहनता लेकिन आधा चेहरा दिखता था जी, मतलब आधा भी इतना, बस ये एक आंख दिखती थी, ऐसा लगती थी सुंदर होगी आंख से, इस नीचे पूरा चिट्टा हाथ पैरों का सब करने। मैंने कई बार उससे ऐसे करके कोशिश की, मुस्कुराए, नहीं उसने दी हमको, कोई स्माइल नहीं दी, देखती बस ऐसे लिप्स से, कुछ नहीं। फिर मैंने कई बार मालकिन से पूछा ये बोलती नहीं है, पता नहीं, गूंगी है, पता नहीं, बहरी है, पता नहीं, अगर तूने भी कोई बात नहीं करी, कौन छोड़ गया, अरे पता नहीं, कोई इसका ही प्रेमी छोड़ गया होगा। कई दिन हमने कोशिश की, नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन मैं ना हमेशा अपने पर्स में एक डायरी रखती हूँ, पेन रखती हूँ, मैंने दी उसको और मैंने पूछा फ्रॉम वेयर यू आर एंड इज योर नेम एंड होम फ्रॉम यू। तो उसने थोड़ी देर तो मालकिन को देखा, फिर हमें देखा, फिर जो उसने 3-4 पेज भरे में दिख रहा है उसके आंसू गिर रहे हैं, लिख रही है, और पढ़ा तो मेरी रूह कांप गई कि वो प्रेमी था उसका और कहा कि शादी करेंगे। उसने कहा घर वालों से बता दूं मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे। बोले वो इंडियन सिटीजनशिप दिला दूंगा। उसने कहा नहीं वो भी ले लेंगे, पापा से बात करेंगे, पहले घर वालों से बात करेंगे। बोले पहले फिर ऐसा करते हैं निकाह कर लेते हैं और फिर घर वाले मजबूर हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे तुमको ले गए तो फिर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा, मर जाऊँगा। वो मान गई, उसके साथ चली आई और वो ले जाके रख दिया एक जगह। फिर उसने जिद की कि कब तक रखोगे, निकाह क्यों नहीं करते। बोले अभी नहीं हुआ, कुछ पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ क्योंकि घर भी लेना है, पहले घर लूँगा, घर वालों को समझाना है, फिर तुम्हारे घर वालों को। इस तरह करके 6 महीने कर दिए। एक दिन उसने जिद करके और उसने कहा मैं जा रही हूँ वापस, मेरा भी स्टूडेंट वीजा कम रह रहा है और मैं जा रही हूँ, मेरी पढ़ाई ख़राब हो रही है, मुझे जाने भी नहीं दे रही तुम कॉलेज भी। तो उसने कहा आज नहीं कल जाना। पहले तो थोड़ा मारपीट की कि नहीं जाना, लेकिन फिर जो बकौल उसके कह रही, अगले दिन उसने तेजाब ला के फेंका उसके। तो कहीं मैंने ऐसे किया तो बस ये इतना बच गया अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर। हाँ, और फिर इसे यहीं बेच गया। तो क्या बताएं, उन्हें माँ बाप को तो हमने ये नहीं बताया कि ये वहाँ थी, बस ये कहा कि किसी के प्यार में थी तो वहाँ से बचाया इसको, ये इसके साथ हुआ। आँख भी नहीं रही थी उसकी, आँख भी जल गई थी सब, गंदा सा इतना चेहरा हो गया तो नहीं बस दिखता तो सुंदर सी लगती थी, नहीं तो
वहाँ वो आदमी आता है कि जिसका शायद ज़मीर ही मर जाता है, छूता ही नहीं। कैसे कोई किसी को प्यार कर सकता है? ये इनके ऐसे ट्रैफिकर होते हैं जो इस तरह की लड़कियों को फंसाने में सक्रिय। गरीब को नौकरी के नाम पे, अमीर को प्यार के नाम पे। बस जो लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाना या फिर मैं तेरे साथ एक लिव इन में आना चाहता हूँ, और फिर ये प्रोफेशनली लोग कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भी और बाहर भी, सब जगह फिर ले जाके उन्हें प्रॉपर तरीके से। हाँ, तो कोई मतलब ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, इसको इतना तोड़ पाना शायद आसान नहीं है। जब तक हिम्मत है तब तक कर रहे हैं, तब तक जिंदगी जब तक दे रही है समय, तब तक। बाकी लोगों को आना होगा, नहीं आएंगे तो ये आखिरी पीढ़ी होगी बस, उसके बाद नहीं। मैम, लोग ऐसा कहते हैं कि जो ये लड़कियां हैं ये अपनी मर्जी से ये सब करती हैं। हम जब नहीं, वहाँ उस एरिया में नहीं, उस एरिया में कोई नहीं करता अपनी मर्जी। वहाँ उस बदहाली में उस बहुत गंदगी है, बहुत। मैम, जब कैमरे के सामने उनसे पूछा जाता है, जो कि काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री है या इंटरव्यू आप कह लीजिए, वहाँ पे ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि एक्सेप्टेंस लड़कियां करती हैं। लेकिन आप तो ऑफ कैमरा उनसे बहुत बातें की हैं, आपने जाना है सच्चाई को। तो ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा की जो ये कहानी है, तो अगर ऑफ कैमरा वो तैयार ना होती तो कैसे निकलती? जी, मैं रेड नहीं करती कभी भी, मैं रेस्क्यू करती हूँ। जब तक उस लड़की को कन्विंस ना कर लूँ तो यकीन कर मुझ पे, मैं तुझे घर दूंगी, तेरा नहीं दे सकूंगी क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है जी, तो, लेकिन तुझे जरूर घर मिलेगा, तब तक मैं निकालती हूँ। लेकिन उन लड़कियों को कैसे हो, क्योंकि उन्हें तो कोई अपना बेच के गया ना, उसमें समय लगता है। लोग कह रहे हैं, मैं देखती हूँ कि भाई हमने 3 निकाल दी, 4000 निकाल दी, मैं नहीं निकाल पाई, ये मेरा शायद फेलियर है। मगर मैं उसमें एक ही लड़की में 6 महीने लग जाए, मैं अफरा तफरी नहीं करती कि कल लड़की लौट जाए, वो नहीं करती। मैम, आप चुनते कैसे हो? जैसे आप जाते हो वहाँ पे, मानो 50-100 लड़कियां मिलती हैं, आप क्या ऐसा देखते हो कि हाँ इस लड़की की मुझे मदद करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपको इतना उस जगह पर रह के, या ऊपर वाले ने कुछ ऐसा किया कि मैं नजरें पहचानती हूँ और आई कांटेक्ट पे ध्यान देती हूँ कि मान लो आप 10 लोग बैठे हैं जी, एक तो सरसरी निगाह डाल दी, फिर मैं आपसे बात कर ली जी, लेकिन कोई लड़की मुझे दिखे तो मैं लगातार बात भले ही किसी से कर रही हूँ, लेकिन बीच में उसको भी देखती हूँ। और एक दिन तो जरूर आएगा कि जब वो मुझे देखेगी। मैं कभी कभी छू के निकल गई, ऐसे कर दिया, कभी ऐसे पास को निकली तो ऐसे कर दिया, कभी हाथ पकड़ लिया। अगर विरोध कर रही है जब तक तो मैं कम छूती हूँ, लगी रहूँगी फिर भी। लेकिन जिस दिन मुझे लग जाता है कि अब ये विरोध नहीं कर रही है, तब हमारा लास्ट मूवमेंट होता है कि हम पर्ची रखते हैं अपने हाथ में, अपने फ़ोन की। वो सबसे खतरनाक पल भी होता है कि पर्ची हमें उसके हाथ में देनी है। मालकिन भी वहाँ है, दूसरी लड़कियाँ भी वहाँ हैं, पर्ची उसके हाथ में देनी है। तो ये ऐसे भी करके देना है, हथेली में रखना है, क्यों ऐसे कर रही है, ऐसे दिखाना है कि जैसे वो खुद से हमसे हाथ छुड़ा रही है, पर हमने उसकी मुट्ठी बंद की है। अगर उस वक्त उसने छोड़ दिया वो मुट्ठी को तो हमारी जिंदगी खत्म है, बहुत रिस्की है। हाँ, लेकिन सचमुच ऐसा हुआ नहीं कभी, किसी लड़की ने वो पर्ची गिराई नहीं, गीले हाथ में छिपा के रखी, और अगले दिन उम्मीद के अकॉर्डिंग फ़ोन भी आए, तभी हम निकाल पाए। ये केवल पूरा एक दिल से दिल की राह है जो जुड़ती गई। कभी किसी के साथ में जैसे हाँ भी तू निकलना चाहती है, कभी नहीं किया। जब वो खुद से करती है, चाहती। हाँ, उस समय जरूर कहती, जब उसे निकालती हूँ तब जरूर कहती है कि मैंने क्या ऐसा सोच रहा, ये कम रहना है जी, जो मेरी उंगलियां पकड़ लिया। मैं हर उस लड़की को निकाल दूंगा अपनी जान पे खेल के भी जी। कई बार ऐसा हुआ, मैं एक निकालने गई थी नहीं जी, तो जरूरत विश्वास दिलाने की जी। और मैं इक्वल विश्वास दिलाती हूँ, केवल लड़कियों को ही नहीं, मैं मालकिन को भी दिलाती हूँ कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कोई मुकदमा नहीं लिखा है कभी जी, इक्का दुक्का को छोड़ के, जो पुलिस ने खुद से लिख दिया जी, और उसको भी मैंने अपने आप से छुड़वाया। मैं उस टाइम मैं मुझे याद नहीं ये थी कौन थी, क्योंकि वो ये सब झेल की तो गई, हमने तो उनको वहां भेजा है, तो मैं वो नहीं करती। मैडम, क्या कुछ लोगों के परिवार वाले भी ऐसे होते हैं जो आपको रीच आउट कराए कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा जो है वो यहाँ फंस गया है, आप प्लीज मदद कीजिए, निकालिए? आप फंस गया नहीं, हाँ बिल्कुल। नेपाली एक लड़की को हमने निकाला, एक MP की लड़की थी, उसको निकाला।
और नेपाली लड़की को तो बड़े कष्ट से निकाला कि भाई काफ़ी हमारे साथ हाथापाई भी हुई। उसके भाई ने हमसे संपर्क किया। वो लड़की ने उम्मीद नहीं छोड़ी, जबकि 5 साल का बेटा भी हो गया था वहाँ आने के बाद। वहाँ से तो वो अनमैरिड ही थी, नौकरी के नाम पे लाए थे, और 5 साल का बेटा भी था जो इन्होंने छिपा रखा था। तो उसने एक एक पल की खबर, एक एक चीज़ भेजी अपने भाई को। किसी को ऐसे रखा, वैसे तो फ़ोन अंदर नहीं ले जाने देते, लेकिन कोई किसी से रिक्वेस्ट की कि मेरा भाई का ये नंबर है, अगर मिल जाए तो उसको कहना तुम्हारी बहन यहाँ है, और सब बताना। उस लड़के ने बताया, कोई तो आएगा, कोई नहीं, कोई लड़का आया, उसने कहा मैं बता दूंगा पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, कि ठीक है मत आना। उसने सब बताया कि नीचे ये वाली दुकान है, इधर की तरफ ये दुकान है, बीच में वो है, और ये यहाँ पे है लड़की। तो वो उसी की वजह से निकाल पाया। हमारा उसमें कुछ भी प्रयास नहीं था, कुछ भी। हमारा उस दिन का लाने का था बस, जो भी हम कर सकते थे। ऐसी वो एक MP की लड़की थी, उसका भी भाई ने वो मजदूरी की, 2 महीने से मजदूरी कर रहा था, कि मुझे बताया मेरी बहन की 9-10 साल की गायब हो गई थी, कि मेरी बहन यहाँ है। और फिर किसी ने कहा कब तक तू ऐसे रहेगा, तू उनके पास जा, वो तेरी मदद करेगी। फिर मैंने उसी को ही, जो जिसको मैं राखी बांधती, मैंने कहा भाई एक लड़की देख, मुझे नहीं पता किसके यहाँ, लेकिन ये जो नाम बता रहा है वो तुझे ढूंढना। तो उन्होंने कहा तो मुझे पता है। मैंने कहा जरा दिखो, जाओ। लड़की निकल गई, 1 सेकंड भी नहीं लगी, वो उनके प्रयास से थी। और ये केवल 2 एक्सेप्टेंस थी, इसके अलावा एक्सेप्टेंस नहीं है। फैमिली भी एक्सेप्टेंस नहीं करती, कभी नहीं करती जी। सो मैम, आपका जो इस रेस्क्यू के दौरान कोई ऐसा मोमेंट रहा जो काफी इमोशनली आपके दिल के काफी करीब है, कि ये एक मोमेंट है जो मैं कभी भूल नहीं पाती? हाँ बिल्कुल। असल में मुझे ना मुझे कितना टाइम बताना? कोई बात नहीं, कितना टाइम? नहीं, उतना जल्दी बताऊंगी। एक बच्ची मुझे एक दिन ऐसी में गई कहीं, तो उसने कहा कि अरे दीदी अच्छा है आप आ गई, मैं आपको फ़ोन कर रही थी, ये ना आई हुई है मेरी भांजी, बड़ी प्यारी सी लड़की, सुंदर सी, और ये इसका एडमिशन होना, इससे पूछ लो कैसे कह रही है। मैंने कहा हाँ बेटा। बोली जी मैं 9th में हूँ और मेरे स्पोर्ट्स कॉलेज में करा दो दाखिला। बेटा मेरठ में तो स्पोर्ट्स कॉलेज है नहीं अभी। बोले नहीं लखनऊ करा दो। मैंने कहा 20 सेशन में कैसे होगा, ऐसा कर लो कि मैंने कहा तब तक तुम एडमिशन तो ले ही लो और फिर देखते। चलिए ठीक है। बोली हाँ ऐसा कर लो दीदी, इसका एडमिशन करा दो। अब हम तो अगले दिन बहुत खुश, और मैं पास में एक अच्छा कॉलेज है हमारे ऑफिस के बिल्कुल पास, हमने वहाँ के फॉर्म वॉर्म मंगा लिया। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, इसके सब कागज जब तक फोटो स्टेट करा के रख ले। बोला दीदी ये तो मना कर रही है, अब रहने दो। और मुझे तो लग गई आग। फिर मेरा क्या है कि मेरा ये ऑफिस है, इसके बराबर में सिटी हेल्थ मतलब जो लोकल चैनल है उसका, वो अगर मैं तेजी से कहीं जा रही हूँ तो तुरंत पकड़ जी कहाँ जा रही, जी कहाँ जा रही हूँ? कहीं नहीं जा रही जी, यही हूँ। ना 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 कहीं जा रही हूँ, हम आ जाए 5 मिनट बाद। इतने वो सबको कर देते हैं फ़ोन। मैं वहाँ पहुंची, मैंने कहा कहाँ है लड़की? बोले तो चली गई। कहाँ गई भाई? 14-15 साल की लड़की थी, इतनी भी नहीं थी, लेकिन स्पष्ट सुंदर जी। और मैंने कहा इसकी बच्ची थी, ये दोबारा से आ गई? बोले हाँ बच्चे बड़े हो गए तो ऐसे ही आ गई हैं। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा नहीं मैं तो देखूंगी कहाँ है। मैं वो केबिन जो था उसका, जो मालकिन का, और तो केबिन होते ही नहीं, पर्दे डले रहते हैं खाली। बोले वहाँ का जा रही हो, वहाँ का जा रही हो? वहाँ तो मेरे वो आए हुए हैं रिश्तेदार, वो सो रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, रिश्तेदार भी देख लूंगी। अंदर की घुप अंधेरा, बड़ी देर में आँख बेस्ट हुई। तो ये तो आपका बहुत बड़ा है, बस इसमें जो बेड आ जाए और बाकी खड़े होने की जगह रह जाए। तो सिंगल बेड पे एक लंबा चौड़ा सा आदमी पड़ा हुआ। बड़ी देर में मैं मोबाइल जलाया तो पड़ा और देखा कोने में बच्ची बैठी हो, उसके सिरहाने छिपी हुई ऐसे कबूतरी जैसे। मैंने कहा बेटा आजा, उठ के आजा। ना ये तो इसकी मौसा जी है। तो अरे तो मैंने कहा मौसा जी का सिर में बैठाएगा इसको, उतारे से। कहाँ से निकाल। इतने मीडिया के लोग भी आ गए, उन्होंने बहुत जल्दी फ्लैश चमकाई। तो अयो बंद कराओ मेरी लड़की बदनाम हो जाएगी। तुझे इतना जान से मारूंगी मैं यहाँ इस बच्ची को। और बच्ची ने मुझे जो ऐसे पकड़ा नीचे उतर के, छोड़ के ना दे। मैं आपको फोटो भेजूंगी कि लड़की छोड़ के नहीं दे रही मुझे ऐसे। मैंने कहा तेरी भी नहीं है। फिर मैं समझ गई अब अभी तू कहाँ से लाई और क्यों तूने कल मुझे ये कहा। या तो मैं फिर कहती हूँ कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं मेरा हाथ पकड़े रखता था। उसी ने उसके मुंह से कहलवाया और मैं वहां तक पहुंची, वरना वो लड़की तो कब की धंधे में उतर गई होती। और मैं उसे लाई और स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन भी हुआ। बच्ची कामयाब है आज जी, नाम नहीं लूँगी, स्पोर्ट्स में है, बहुत अच्छी है, अच्छी पोजीशन पे है, DPSP है। बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कोटे से।
बहुत इंस्पायरिंग। ये चीजें हिम्मत देती होंगी आपको बहुत आगे बढ़ने की। सुकून मिलता है। जी 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 जी। मैम जब आप रेस्क्यूज करते हो तो कई बार इसमें एज का तो आजकल कुछ है ही नहीं कि किस एज से लेके किस एज तक की लड़कियां हैं। सबसे छोटी एज की कोई बच्ची जो आपने रेस्क्यू की हो जिसको देख के आपको लगा हो कि यार इतनी छोटी बच्ची है तो मेरे लिए भी झटका हो गया, इस चीज में डाला गया? नहीं, सबसे छोटी तो मैं कहूँ तो यही लड़की जिसको मैं कह रही हूँ कि मैंने निकाली है मुश्किल से 14 भाई 9th क्लास में पढ़ रही थी बच्ची, तो सोच सकते हैं आप क्या उम्र होगी, थोड़ा तंदुरुस्त थी लेकिन अच्छा ये बाद में बात खुली कि थी वो उसी की लड़की जी, लेकिन ये भी हक किसने दिया कि एक बच्ची नहीं चाहती और आप उसे इसमें डाल दें। और वो जो मुस्टंडा पड़ा हुआ था वो उन्हीं का ही कोई पिंप था और जो शायद उसको अब खराब करने की उसमें था। सोचिए कितने तो मैं सबसे छोटी तो मैंने वो निकाली, लेकिन और 2 छोटी लड़कियां निकाली जिनको माँ के साथ में रखा हुआ था और वो 100% ही था। बंगाल की थी वो, मतलब कलकत्ता की, और काम मांगने आई थी। कैसे आ गई यहाँ तक ये नहीं समझ आया। 2 छोटी छोटी बच्चियां उसकी, ऐसे एक 8-9 साल की, एक 10-11 साल की। तो उसको वो लड़की नहीं दिख रही थी, वो दोनों बच्चियां दिख रही थी। उनको देने को तैयार नहीं थी किसी बात। लाए हम तो फिर मर के और मार के लाते हैं फिर चाहे कुछ हो जो भी हो जाए। तो मुझे वो, और मेरे घर रही वो कई दिन तक ऐसे खुश खुश और बहुत काम करती रही। पूरा मैं बनाऊंगी खाना आपके लिए, मुझे ये बनाना आता है। मैं नॉनवेज खाती है, मैंने कहा नहीं खाते, अच्छा ठीक है मैं साफ सुथरे हाथ करके बना। कई दिन मेरे घर रही जब तक उसका घर वाले नहीं आ गए। तो तब तक रही। मैम ये जब आप करते हैं इस टाइप के रेस्क्यूज करते हैं तो क्या आपको कभी धमकियां भी आती हैं या परिवार के लिए कभी ऐसा डर लगता है कि मैं ये काम कर रही हूँ और ये मेरे लिए खतरा? देखो मैं आपको बताऊं मानशु, मैंने मेरे परिवार को आज तक भी मेरे अपने लोगों के अलावा कोई नहीं पहचानता। कोई नहीं जानता मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, कौन थे, और बच्चे कौन हैं। मेरे किसी बच्चे को कोई नहीं पहचानता। मैंने हमेशा अलग रखे। किसी सार्वजनिक जगह पे मैं उनके साथ नहीं गई कभी भी। उनको किसी इवेंट पे नहीं ले गई कि नहीं वो जाएंगे तो अपने पापा के साथ चले जाएंगे, क्या पता किसको। मैं अलग हूँ तो है मैं एक इवेंट में, लेकिन अलग अलग है। जब उनको कोई नहीं पहचानता तो बच्चों कैसे पहचान। इसलिए मैंने बच्चों की तरफ से तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से। दूसरा मेरी ज्वाइंट फैमिली, मेरे देवर देवरानियाँ, मेरे सास ससुर, वो तो खैर अर्ली एज में चले गए फिर, लेकिन और पूरी फैमिली थी तो कोई मुझे कभी लगा नहीं कि मेरे बाद मेरे बच्चे कैसे। और उन्हीं की बदौलत तो है कि जो आज इतने कामयाब है। मैं तो समय ही नहीं दे पाई बच्चों कि मैम क्या धमकियों भरे कॉल आते हैं? बहुत कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मेरे तो सामने के सामने लोग कहते हैं मतलब कि तुम्हें जब यहाँ बिठा देंगे, तेरी बहू को बिठा देंगे, तेरी लड़की को यहाँ बिठा देंगे और तू देख एक दिन तेरा क्या हाल होना। मगर मुझे जरा सा भी हिमांशु उनसे तकलीफ नहीं होती। इसलिए नहीं होती, मैं सोचती हूँ कि ये वही तो दे रही है जो हमने इन्हें दिया है, ये मुझे लौटा के दे रही है और मैं उसे खुले दिल से अपने आंचल में लेती हूँ। और अगले दिन फिर जाके कहूँगी अब तो दे दी गाली, आज भी देगी क्या? नहीं दे रही है तो चाय पिला। मैं बैठती हूँ। मुझे कभी नहीं लगा ऐसे मुझे कोई, देखिए वो मेरा एक्सीडेंट हुआ एक अलग बात है कि किया और पूरे उससे, लेकिन और मुकदमा भी मुझ पर लिखते हैं कि मैं एक दिन एक लड़की निकालती हूँ, मतलब ढूंढती हूँ और उनको लगता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, इतना बड़ा कांड हो गया, इन्होंने लड़की निकाल ली। बहुत बड़ा अखबार में छपता है, संकल्प का साहस पास, पुलिस फेल। और अगला कोई मुझे फोन करके कहता नहीं अगला पेज भी तो देख लो, और अगला पेज देखती हूँ मैं तो लिखा संकल्प बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं पे लूट डकैती मारपीट चुनौती, इनका मुकदमा दर्ज है। ऐसे होता है? हाँ ऐसे पुलिस लिख लेती है। बिल्कुल, अरे वही तो लिखती है और कौन लिखता है? क्यों? जब तुम्हें पता है कि मैं शाम के 8 बजे तक और मैं ऑफिस में मेरा मीडिया ट्रायल चल रहा है एक बच्ची का जिसको निकाला है और तुम मुकदमा लिख रहे हो कि मैं उनसे वहां फलानी जगह पर खड़े होकर उनसे रंगदारी मांग रही थी। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा खराब? और मैं उस मुकदमे को हटा नहीं रही, अभी तो खत्म नहीं कर रही हूँ। वो लास्ट है कि मैंने कहा मेरे जीवन के साथ जाएगा, इसे नहीं करूंगी। मेरे वकील साहब बहुत कहते हैं इसे हटवाओ, मैंने नहीं, ये तो रहेगा। मैम आपको क्या लगता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, और मैं सिर्फ मेरठ की बात नहीं करूंगा, मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? कानून इसका जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, हम लोग जिम्मेदार? कोई भी जिम्मेदार नहीं सिवा समाज के, क्योंकि समाज ने आंख मूंद रखी है। कबूतर की तरह हो गए हम सोचते हैं कि हमने आंख बंद कर ली, बिल्ली हमारे घर को नहीं खाएगी, हमको नहीं खाएगी, लेकिन वो खा रही है धीरे धीरे। आपको पता तब लगता है कि जब आपका कोई घर का, परिवार का, रिश्तेदार का कोई प्रियजन गायब हो जाता, तब आपको पता लगता है कि ये तो हमें भी खा रही थी। आंख बंद करने से कुछ नहीं हुआ, हमने आंख बंद कर ली, आंख खोलनी होगी बस। ये जो लड़कियां यहाँ पे आती है, हमने ऐसा सुना है कि कई बार जब वो अपनी इच्छा से नहीं होती, उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या नशे की दवाइयां दी जाती हैं। नहीं, इच्छा से नहीं,
बड़ा दिखाने के लिए 14 साल की बच्ची को आप धंधे में डाल रहे हैं तो उसे बड़ा दिखाने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन तो आपको लगाना पड़ेगा, और साथ ही उसमें ड्रग्स देते हैं ताकि देखिए ड्रग्स का तो ऐसे भी सेवन कराते हैं क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो एक लड़की 15 से 20 कस्टमर कैसे झेलेगी, वो बताइए आप कैसे। शरीर है वो, कोई मशीन नहीं है। और जो आ रहे हैं उनके पास वो नर पिशाच हैं जिनको कोई मतलब नहीं आपके दुख दर्द से, उनको पीड़ा देनी है आपको आपकी चीख सुननी है उनको, तो वो ड्रग्स लेती हैं और बस नशे की हालत में वो सब करती हैं जैसे भी। जो मैम ये जिगोलो कल्चर है, या तो हम फीमेल्स की बहुत बात कर रहे हैं, बट क्या कुछ लड़के भी हैं जो इस सब में प्रताड़ित होते हैं? ये जिगोलो कल्चर जो है इसकी क्या सच्चाई है मैम? देखिए सच्चाई ये है कि मुझे भी नहीं पता था जिगोलो क्या है जी। और पहले मेरे पास एक लड़का आया था और उसने ये कहा कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे किसी भी तरह बचा लो। मैंने कहा खुल के बताओ तो मैं, बोले आप यकीन करेंगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूँगी। बोले मैं मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, लेकिन मुझे जिम जाने का, बॉडी बनाने का बहुत शौक था। मैं एक जिम में गया और मैंने बहुत अच्छा करके अपनी बॉडी को डेवलप किया। फिर जब जिस दिन मैं छोड़ रहा था कि भाई मैं अब नहीं आऊँगा, तो मुझे जिम ओनर ने कहा कि पैसे कमाना चाहते हो? मुझे ये लगा कि ऑफर दे रहा है कि भाई मैं यहाँ पे कुछ काम करूँ या कहीं और। बोले पैसा किसको बुरा लगता है, और मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ तो मुझे पैसे की ज़रूरत भी थी। तो ठीक है, कुछ बताया कुछ नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि वहाँ आंटी मिलेंगी और उनको सेटिस्फाई करना। समझ तो मैं इससे ही गया था, लेकिन पता नहीं मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी और मैं चला गया। बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी कोठी और आंटी वहाँ पे एक, और मैंने कहा तुमको शर्म नहीं आई कि ये मेरी माँ होगी? तो उसने पलट के कहा कि उसको भी तो नहीं आ रही थी कि मैं उसकी बेटी जैसा होऊंगा। मैंने कहा फिर क्या ये रेगुलर चलता रहा और मुझे कभी 25,000, कभी 30,000, 50,000 रात के मिलते रहे। फिर शुरुआत हुआ एक नया सिलसिला कि उन्होंने कहा यार मेरी फ्रेंड के पास भी जाओ, अच्छे पैसे देगी। और मैं एक रात में 4 लेडीज़ को सेटिस्फाई करता है। और आप मर्द हैं, आपको महसूस समझ आता होगा कि औरत की कोई लिमिट नहीं होती, मर्द की एक लिमिट होती है। उसके लिए वो स्टेमिना बढ़ाने वाली गोलियां खाता, वो ही सजेस्ट करती ये खा लो और जाओ, अच्छा पैसा मिल। एक रात उसका कह रहा था मैंने एक रात में 2-3 लाख रुपए कमाए, क्योंकि वो आम औरत के तो बस की नहीं था बुलाना। मैंने कहा क्या दिक्कत होगी? तो ठीक, मुझे उससे कुछ अजीब तृष्णा सी हुई। मैंने कहा मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ, तुम कुछ भी करो, जाओ। मुझे अपने सामने बैठ के तुम्हें खराब लग रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो और मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही हूँ। तो उसने कहा नहीं अभी आंटी ये है कि मेरी शादी होने वाली है और मैंने उनको बताया कि मैं अब नहीं आऊँगा, मेरी शादी होने वाली है। तो बोले नहीं यहाँ तो रात को तो आना ही पड़ेगा, शादी करो तो करो, कोई मना नहीं कर रहा। बोले मैं रात को कैसे जा सकता हूँ? मेरे घर वाले तो अब से कहने लगे कि भाई अब नाइट शिफ्ट मत करो, उनको ये बताया कि मैं कुछ कर रहा हूँ रात को और दिन की शिफ्ट करो, तो मैं कैसे आ सकता हूँ? तो बोले ना वो तो फिर हम तुम्हारी वीडियो और ये सब वो रिलीज कर देंगे। मतलब औरतें ब्लैकमेल करने लगी उसको, मेल को। हाँ वो इतना घबराया हुआ था कि उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा बेटा एक बात पूछूं, जब वो रिलीज करेंगी ये तो वो नहीं होंगे उसमें? बोले वो कहती है कि हमारा फेस थोड़ी है। अरे मैंने कहा भैया जिनके घर वाले होते हैं उनके शरीर का सब पता होता है। मैंने कहा मेरे बच्चे हैं, मुझे उनका हाथ भी कहीं दिखाई देगा तो पता लग जाएगा मेरे बेटे का है, मेरी बेटी का हाथ है, तो पता नहीं लगेगा। तो उसकी थोड़ी आँख सी खुली, फिर मैं अजीब कस्मकस में हूँ, कैसे करूँ? मैं कुछ मत कर, जाना छोड़ दे, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और अगर कुछ कहें तो उन्हें कहना कि मेरे पास भी सब कुछ है, तुम्हारे घर में घुसता हूँ, तुम्हारे कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फुटेज दिखा दो। वीडियो जो दिखाई है वो मैं तुम्हारे बिस्तर तक आया ही कैसे? क्या मैं रेप कर रहा हूँ? क्या उसमें दिख रहा है कि तुम रेप कर रहे हो? तो उसको रिलैक्स हुआ। पर तब वो मुझे पहली बार, तब तक मुझे ये नहीं पता था इसको क्या कहते हैं। जब उसने मुझे, मैंने कहा बेटा तुम ऐसे मेल प्रोस्टिट्यूट की तरह काम करते हो। बोले इसको जिगोलो कहते हैं। और ये मैं काफ़ी पुरानी बात कर रही हूँ, 9 की। और देखिए अब तो ये फिर जब मैं इसमें सब में पॉडकास्ट में बोला, लोगों ने कहा कि ये कुछ नहीं होता, आप बकवास, बहुत उन्होंने लिखा आप क्या फालतू बकवास करें, हमें भी 1-2 आंटी का नंबर दो, जैसे लोग एज यूजुअल करते हैं बकवास। तो कुछ दिन बाद ही एक सीरीज आई सीए टॉपर जी। मैंने उस पर लिखा, मैंने कहा जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे उनका जवाब, ये मैं इसकी डायरेक्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई आया भी नहीं इसकी कहानी पूछने। और अभी फिर रिसेंट में एक और आई है, नवीन या क्या कुछ ऐसी पता नहीं जी। तो है ना चर्चा जब चलती है, कहते हैं ना आग होती है तो धुआं उठता है, तो कहीं है तो जिगोलो है, मेरे पास झूठ है। और वेबसाइट्स भी मैम इतनी हैं खुलेआम कि आप सर्च करते हैं तो जगह के हिसाब से आ जाती है। हम भी रिसर्च कर रहे थे तो हम चेक कर रहे थे,
और बहुत सारे लड़के लड़कियां भी ऐसे हैं जो वीडियोस पे ही आके कमेंट करते हैं, मुझे भी जिगोलो बनना है, मुझे बताइए। हाँ, मेल्स में ये मैंने देखा है, Tier 2 3 के भी लोग होते हैं, तो वो आके ऐसी वीडियोस पे जब हम ये क्लिप भी डालेंगे तो लोग कहते हैं मुझे जिगोलो बनना है, मुझे मतलब बेरोजगारी तो है हमारे देश में, लेकिन लोग इस डायरेक्शन की तरफ बहुत इन्फ्लुएंस भी होते हैं, क्योंकि इजी मनी है, आपको कुछ लगाना थोड़ी है, मेहनत भी नहीं करनी, आपको दिख रहा है कि बस देख का तो इस्तेमाल करना और तो कुछ होना नहीं। इसके अलावा भी आप अगर सर्च करेंगे तो अभी धार्मिक स्थानों पर, एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान पे वहां जाने वाले लोगों को होम सर्विस भी प्रोवाइड कराई जा रही है, होटल ठहरे तो वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, और वो पूरा वो भरा पड़ा है। जब मुझे एक लड़की ने शिकायत की, मैं उसके मैसेज दिखा दूंगी, जो उस लड़की ने शिकायत की कि मेरे अब घर वाले कहते हैं कि तुम्हें भी अब इसमें आना है। मैंने कहा मैं कुछ भी कमा के दूंगी आपको, मैं नौकरी करूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन ये काम नहीं करूंगी। मेरी मदर इन लॉ भी करती है ये काम, बताइए, उम्र दराज औरत भी काम करती है, और सब वो यात्री होते हैं जो आते हैं उस जगह पे। और फिर मैंने खोल के, जब उसे मुझे लिंक भेजे, मैंने खोल के देखे तो मेरे पैरों की खिसक गई। मैंने कहा थैंक गॉड मैं किसी पिलग्रिमेज पर नहीं जाती। अच्छा है। जैसे ऋषिकेश से भी कुछ वीडियोस आती हैं मैम, और बहुत बार ना वो लोग ऐतराज जताते हैं जो लोकल होते हैं, हाँ। कि गंगा के किनारे कुछ लोग शराब पी रहे हैं, कुछ लोग गुस्सा करते हैं, जाके उन्हें पीट के भगाते हैं, और वहीं गंगा के किनारे बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं जिनमें खुद शराब सर्व होती है। इतना बड़ा कांड है, गीता भंडारी कांड है, आपके सामने, उसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाई तो मर गई जी। ये तो देखिए, आप कितना भी छिपा लें, जो चीज है वो सामने कभी न कभी तो आएगी। जी जी मैम। जी मैम, आपको लोग एक समाज के हीरो की तरह दिखते हैं, इस सब पे आपका क्या टेक है? आप क्या समझते हैं कि अच्छा, सच कहूं तो हिमांशु, मैं तो आम देहाती औरत हूं, सच बात तो ये जी, बिल्कुल विशुद्ध देहाती हूं जी। आज भी मैं सिर पे पल्लू रखती हूँ जी, और लोग परेशान हुए कि गैस नहीं मिल रही। अरे मैंने कहा मेरा तो चूल्हा पड़ा है, मेरी तो लकड़ी मेरे इतने उपले, मैं गाय रखती हूँ, भैंस रखती हूँ, पूछो बैठिए सामने, मैं सब चीज रखती हूँ। और मैंने कहा मुझे तो कोई चिंता नहीं, मैं तो उसी दिन चूल्हे पर रोटी बनानी शुरू कर दूंगी। तो मैं साधारण हूँ, बिल्कुल हीरो नहीं हूँ। हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि मैं आपको दिशा जरूर दे सकती हूँ, इस दिशा में चलोगे तो जरूर समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, बस इतनी सी बात। मैम, अभी जब आप ये कर रही हैं, एंड आई एम श्योर हर चीज जब हम शुरू करते हैं तो एक संकल्प के साथ करते हैं, कुछ इच्छा शक्ति के साथ करते हैं। आप इस एनजीओ जिसको आप चलाते हैं, इसको लेके आप क्या सोचते हैं कि मेरे को इस संकल्प को कहाँ लेके जाना है, और क्या उसका रोड मैप होना चाहिए? कहीं भी नहीं। सच बात यह है कि मैंने आज तक संकल्प को यूज भी नहीं किया। मतलब ये मेरी मजबूरी थी कि उन्होंने मुझे समझाया कि लेटर पैड पे लेटर लिखना, जब भी कभी अधिकारियों को देना हो, अपने कार्ड्स, और आज तो मैं कार्ड्स भी नहीं रखती, है ही नहीं मेरे पास, और मैं अब किसी चीज का यूज नहीं करती, क्योंकि संकल्प को ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है कि वो जगह खत्म हो, चीजें खत्म हो, वो समाज की गंदगी खत्म हो, उसमें कहाँ संकल्प कुछ करेगा और कहाँ कोई करेगा। समाज को करना है पूरे के पूरे, और पूरे समाज को ही संकल्प लेना होगा। मैं मानती मेरे अकेले के लेने से समाज कुछ नहीं होता। अच्छे लोग मेरे साथ हैं, वो मेरी ताकत है, पर लोगों को भी आना होगा सामने। मैम, कोई लड़की आपसे अगर मान लो कोई फंसी हुई है किसी भी चीज में, वो आपको रीच आउट करना चाहे, आपसे मदद मांगना चाहे, तो किस तरीके से कर सकते? देखिए, मैं अभी तो आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आप मेरा नंबर डाल सकते हैं, कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं कर रहे, पेरेंट्स भी कर रहे हैं मुझे जी। खाली ये नहीं, कॉलेजेस मुझे कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज में ये हो रहा है। अभी किसी ने मुझे बहुत दूर से किया है, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं सोच सकते हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन धार्मिक स्थान है कि यहाँ भी ऐसा हो रहा है, वहां से ही मुझे किया। तो कर रहे हैं मुझे बच्चे कि मुझे बचा लो, और उसका रास्ता मैं बता देता हूँ। ऐसी बात नहीं कि विरोध करो, मैं कह डट के करूँ, इतना कर सकते हो सकता है मैं हर जगह उपलब्ध नहीं हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं, मगर आप लोग अपनी जगह पे हो तो खड़े हो जाओ। ये ताकत है, ये आजादी और श्रृंखलता को फर्क समझो। आजादी ये है कि मुझे नहीं करना ये काम तो नहीं करना, ये मेरी आजादी है बस। आजकल मैम, ये पहले तो होता था कि रेड लाइट एरिया फिक्स है, बट आजकल हम लोग देखते हैं हर जगह पे स्पा और मसाज पार्लर्स खुले हुए हैं, बहुत इजी इसका एक्सेस हो गया है। क्या गवर्नमेंट इनको रोकने के लिए कोई कदम उठाती है, जो स्पा और मसाज पार्लर है? देखिए, शिकायत कर देते हैं, और कितनी मैम इसमें सच्चाई है कि इसकी जो आड़ में है वो देह व्यापार का धंधा चल रहा है, स्पा और मसाज पार्लर? सच्चाई तो है, सच्चाई तो काफी हद तक है, और मैंने तो प्रण कर रखा है, मैं अपने शहर में तो एक भी मसाज पार्लर खुलने नहीं दूंगी। तो बिल्कुल बराबर शिकायत करती हूँ, चाहे इनडायरेक्टली करूँ, मेरे कहने से कोई ना माने तो मैं इनडायरेक्टली करूँगी, या लोग रंजिश रखने लगेंगे भाई आप हमारे को भी ऐसे कह रही हूँ, तो दूसरों के जरिए कराती हूँ। मेरे बहुत पत्रकार तो बंधु हैं जो मेरा हमेशा सहयोग करते हैं, उनके जरिए कराती हूँ। तो नहीं खुलने देती मैं अपने यहाँ मसाज पार्लर। तो ये प्रण सबको करना होगा,
छोटा नहीं है अब मेरा भी शहर, कभी था छोटा लेकिन आज नहीं है। ढका छुपा कहीं चल रहा है तो मैं नहीं कहती, लेकिन मैं ओपनली नहीं करने देती हूँ, कितने बड़े लोगों का हो। तो ये क्यों नहीं हिम्मत कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को, सबको बचाने की जिम्मेदारी हम पे है, समाज पे है। पुलिस रेड इन जगहों पे अक्सर जाके करती है, न्यूज में आता है कि फलाने स्पा पे रेड हुई, इतने लड़के लड़कियां पकड़े गए। क्या हुआ फिर उन लड़के लड़कियों? थाने से चेतावनी दी के छोड़ दिया गया है, फिर बस ये कार्रवाई और एक अमाउंट बंद गया, वो वहां चला गया, फिर कुछ नहीं है। किसने शिकायत की? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने शिकायत की जब आपने इस पे रेड की? कोई वास्तव उनके पास नहीं होती कोई शिकायत, और ऐसे कोई भी कहता रहे तो आप करोगे नहीं। रेड लाइट एरिया इस स्थायी दिख रहा है तो आप नहीं करते आके। तो आप कहते हैं हाँ मैडम इनके यहाँ नहीं, आपको कैसे वहम हो गया इसकी, ये नहीं रखती। हाँ भाई बता, तू नहीं रखती ना ऐसा, तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो। मैम ऑनलाइन भी एक कल्चर है जहाँ पे आजकल बहुत चल रहा है कि कोई अनजान लड़की हमारे घर में भी, जैसे बुजुर्ग हैं या एक उम्र के ऊपर के जो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया को कम समझते हैं, आपको मैसेज पे रीच आउट करती है और बहुत न्यूज इस तरीके की आती है। फिर दूसरी साइड से आप देखते हो तो वो वीडियो कॉल कर रही होती है, वो एक सेमी न्यूड पोजीशन में, और फिर आपकी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है। आपके पास किसी ने, ऐसे इंसान ने मैम रीच आउट किया है जो इस तरह की किसी परेशानी में रहा हो कि भाई मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है? ऐसे एक वीडियो कॉल आई थी, बहुत न्यूज आती है। मुझे ज्यादातर लड़के करते हैं, क्या बहुत लोग जी, मुझे लड़के करते हैं ज्यादातर कि इस तरह का। मैंने कहा तुमने खोला क्यों? वो अचानक आ गया था, तो अचानक हो कि तुम देखने में आनंद आने लगा, क्यों देखा तुमने, क्यों बात की? और ये हमेशा ऐसा होता है कि वो बात करते हैं फिर जी कि बताओ क्या कर सकती हो, कैसे मिल सकती हो कि नहीं मिल सकती हो, और फिर वो ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। उससे पहले नहीं होती, क्योंकि वो सब कुछ एडिटिंग भी ऐसा है, और अब तो एआई आपको कुछ दे रहा है। इतना खतरनाक मोड हो रहा है कि जिसको हम गलत बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक को नहीं सीखते। ऐसे तो बहुत लड़कियों ने मुझे किसी ने नहीं कहा कि हमको ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन ऐसे जरूर हैं कि जो ऐप चल रहे हैं, ब्लू ऐप है, अब तो बंद कर दिया गया, लेकिन और बहुत है कि जिनमें कॉइन्स मिल रहे हैं। आप इतना दिखाओगे, इतना एक्सपोजर करोगे तो इतने कॉइन्स हैं, इतने में टैंगो है, और एक आपका ओनली फैंस भी है जहाँ पे लड़के लड़कियां ज्वाइन करते हैं। फिर तो ये बहुत सारे इन ऐप्स को भी रोकथाम लगनी चाहिए। क्यों नहीं करते? क्यों? सरकार की अपनी कोई जिम्मेदारी है नहीं? ये तो सोसाइटी का काम नहीं है इन ऐप्स पे लगाम लगाना, तो सरकार का है। अभी नया नया कहना तो शुरू करा है कि टीनेजर्स के लिए कुछ नए कानून लाएगा मेटा, कब लाएगा पता नहीं। मेटा की अगर बात करें तो मैम इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट सेमी पॉर्न टाइप ऑफ कंटेंट है, जैसे आपकी फीड होती है, और इसकी कोई कंट्रोल बॉडी इंडिया में अभी तो नहीं है कि आप एक हद तक इसको कर सकती हैं। फिर उसको थोड़ा सा बड़ा भी दिखाया जाता है, चाहे कोई लड़की किसी भी एक अलग पोजीशन में, या लड़का डांस कर रहा है, वो कर रहा है, उसके फॉलोवर्स उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, हमारा समाज भी उसकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाता है। तो क्या लगता है मैम, कैसे इसको रेगुलराइज किया जाए, क्या इसके लिए कदम देखिए उसका मैं दोनों पक्ष सोच के चलती हूँ कि अगर सिल्वर बटन या क्या गोल्ड बटन या क्या बटन, जो भी होते हैं, वो बटन मिलने तक की चाहत है, तो उससे कहीं अलग आप देखें जो देहाती कॉमेडी आ रही है, उनको मिले हुए सबको, बाबा बद्री है जी, वकील 420 है जी, बहुत लोगों को मैं देखती हूँ। जब मैं बहुत टेंस हूँ मैं उठाकर उनका खोलती हूँ, मजे में देखती हूँ, हंसती रहती हूँ। मेरा एक बेटा भी रहता है मेरे साथ, वो कहता पता नहीं किस बात में हंसती रहो। मैंने कहा तू भी देख ले आके, उनके है ना फॉलोवर, इसका मतलब अच्छा वर्ग भी है जो अच्छी चीज देखना चाहता है, इस गंदगी से बचना चाहता है। तो ऐसा क्या है? दूसरी तरफ वो लड़कियां हैं कि जो गांव देहात की है हमारे यहाँ की। एक कभी जो बच्चा बता रहा है कि मैं वहां का हूँ, उस जगह की 2 लड़कियों का सुना होगा कि कितना बवाल हुआ है, और उन पे मुकदमा भी हुआ, और वो सड़कों पे कहीं भी जी वो गालियां देती थी, और वो पटांगो कपड़े पहन के डांस कर। सबसे बड़ी चीज उर्फी जावेद आप देख लो ना, कोई कह रहा है कुछ, लेकिन उसके विपरीत आप दूसरी चीज देखें कि हमारे यहाँ का एक इन्फ्लुएंसर है, मेरे से 1.5 किलोमीटर उसका घर है, शादाब ज़काती जी, 10 रुपए का बिस्किट। बताइए उस पर मेरे शहर के लोगों ने 10 बार मुकदमे ठोक दिए जी। कभी ये कि वो जी ऐसे कह रहा था लड़की को, किसी की बेटी हो जी, जी, जी। कभी वो कि जी इसके पास काम करती है, इसका इसने यौन शोषण करा है, अभी कि जी उसने तो वापस ले लिया कि मैंने तो गलती से कह दिया था। मतलब उसे बर्बाद करने का कोई कारण मेरे शहर का बंदा नहीं छोड़ रहा जी। इसके पीछे हमेशा ब्लैकमेलिंग होती है, हो सकता है थोड़े बहुत पैसे तुमको भी दे दे। उर्फी जावेद की बात करें तो भी MTV पे एक शो आता है रोडीज या किसी, उसमें
वो जो भी करती है उसके बाद उसे उसमें जज बना दिया गया। बताइए। और शादाब जकाती जो कि क्रिएटर है, 300 से ज्यादा उसने वीडियोस बनाई, अब पॉपुलर हुआ और उसके बाद उसके साथ इतना कुछ किया गया। सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं बायस्ड है इस चीज को लेके कि जब लड़कियां कुछ ऐसा करती है ज्यादा सपोर्ट रहता है। नहीं, जो लड़के भी करें उनको भी सपोर्ट है। चाहता है, पता नहीं मेटा चाहता है कि कौन चाहता है ये कि जो अश्लील से अश्लील आप जाएंगे तो वो आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद रखती हूँ कि अगर अच्छे कंटेंट चल रहे हैं, सास बहू के चल रहे हैं बहुत सारे, जैसे वो तुक्का राबड़ी क्या है पता नहीं, तुक्का 2.0, अब सास बहू के बहुत अच्छे लगते हैं मुझे कि वो बड़ी फनी चीजें करता है, तो उन्हें भी तो लोग देखते हैं ना। ऐसी थोड़ी उनके पास सिल्वर गोल्ड बटन आ गए, कुछ तो हुआ होगा। तो अच्छी चीजों पे जा सकते हैं हम। ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है, इसमें कहीं भी कानून या प्रशासन काम नहीं करता। ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि सोसाइटी क्या देख रही क्या नहीं। अगर कंटेंट को देखना बंद कर देगी तो मेटा भी मजबूर होगा कि हटाओ, इस कंटेंट पे तो कोई बात ही नहीं बन रही है। लेकिन बन रही है तो क्या करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ आपकी सोच थोड़ा समझने के लिए। हमारे यहाँ ज्यादातर ऐसा होता है कि बचपन से ही जो लड़के हैं उनको ये सिखाया जाता है कि भाई घर में तो तेरी बहन है या फिर मम्मी, इन लोगों से तू बात कर, बट तुझे लड़कियों से बहुत दूर रखा जाता है कि भैया सरकारी स्कूल में लड़कियां साथ नहीं पढ़ती हैं कई बार ये सब। क्या आपको लगता है कुछ हद तक जब वो बड़ा होता है तो वो उस लड़की को ऐसे दोस्त की तरह ना देख के एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है कि इससे मुझे हमेशा दूर रखा गया, भाई क्या है ऐसी चीज? क्या इसकी भी कुछ? देखिए वो तो है, जैसे मैं उस बात का विरोध करती हूँ हिमांशु कि जो लोग कहते हैं ना कि कोएड में पढ़ना ठीक नहीं है, मैं कहती हूँ कोएड में पढ़े हुए बच्चे हमेशा ब्रॉड माइंडेड रहते हैं जी, दोस्त की तरह रहते, खूब मजे में बात करेंगे। मेरे बच्चे सब कोएड में पढ़े, खूब मजे में बात करेंगे, दोस्त घर आएंगे, लड़कियां हैं तो उनके लड़के दोस्त भी घर आएंगे, वो भी उनके घर जाएंगी लड़कों के। अभी आज तक भी मेरी बेटियों की दोस्ती बनी हुई है जो लड़कों के साथ है, तो मुझे कहीं नहीं उसमें गलत लगा। लेकिन मैंने देखा कि जो कोएड में नहीं पढ़ रहे बच्चे वो हमेशा एक दूरी बना के चलते हैं। हम किससे बात करेंगे, कोई हमको कहेगा कि उससे बात कर रहे थे, या घर वाले डांट लगाएंगे, घर वाले भी कहेंगे तुम उस लड़के से क्या, तुम्हारे तो स्कूल में भी नहीं पढ़ता, पहला सवाल तो ये, तुम्हारे कॉलेज में नहीं पढ़ता। ये भी वर्जना हमको तोड़नी पड़ेगी। कोई फर्क नहीं है, दोस्ती में कोई फर्क नहीं है इसको। और तब होता जितना छिपाएंगे, पुरानी कहावत है चोरी वो है, पाप वो है जो चोरी से किया जाए, और तब बच्चे चोरी से करते हैं। खुले में कभी भी मैं नहीं समझती कि आदमी सेक्सुअल रिश्ते की तरफ बढ़ेगा। दोस्त है तो दोस्ती रहेगा, खूब मजे में घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ करेंगे, पर इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। और दूसरा, हमने कुछ वर्जनाएं नहीं कहनी शुरू करी। जैसे मान लो हम अगर कहें तो हमारे जमाने में अगर कोई लव मैरिज भी करता, 10 साल भी अगर रिश्ता रहा तो फिजिकल नहीं है, जो एक दूरी बनी हुई है कि नहीं जी, लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से। आज तो 4 दिन की दोस्ती नहीं होती कि पहले फिजिकल होती जी। ये भी बच्चों को समझना होगा कि ये तो शादी के बाद भी आप करेंगे, तो अभी क्यों? कितनी वीडियोस आती है मैम जिसमें आजकल की जो हमारी जेनजी जनरेशन है वो बहुत ही ओपनली इस टाइप के प्राउड आर करके जो हैशटैग आपने देखा, या फिर कह सकते हैं कि अभी कि उसका इतना बॉडी काउंट है, मैंने ये देखा हुआ है, हमने ये किया हुआ है, इसको बहुत ग्लैमराइज करते हैं बच्चे आजकल के। कैसे पेरेंट्स कैसे मैम मेक श्योर करें कि मेरा बच्चा इस टाइप की डायरेक्शन से इंस्पिरेशन ना? क्यों नहीं बात करते पेरेंट्स, क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं डांटते, क्यों नहीं कूटते बच्चे को? मैं तो आज भी करती हूँ, मैं तो कहीं पीछे नहीं हटती। मेरे पास मेरा बच्चा, मेरे देवर का बेटा रहता है, लॉ कर रहा है, लेकिन पूछो कि 10 बार तो उससे फोन करा रही हूँ, क्यों नहीं अभी तक फोन उठाया उसने? और घर जाते 2-4 थप्पड़ तो लगाऊंगी कस के, फोन क्यों नहीं उठाया, बहन आके चली गई अकेले घर में बैठ के और तू नहीं था। तो ये रिश्ते समझाने होंगे, और ये हम माँ बाप नहीं समझा रहे। मान लो चाचा की बेटी आई है तो चाचा की बेटी क्यों है जी, मेरी तो खुद की बेटी है, और मैं इसी बात के लिए डांटूंगी कि तेरे ताऊ जी की बेटी आई है, तेरी ताऊ जी की थी कि तेरी बहन थी जी, तू आया कैसे नहीं? तो हम नहीं करते ये काम, करना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे अब तो फिर रसातल में तो जा चुके हैं। ये आखिरी पीढ़ी आप लोग होंगे जो देखेंगे कैसे गिर रहा है समाज, खत्म हो रहा है। हम तो जो देख रहे चले जाएंगे, अंतिम पीढ़ी आप ही होंगे कि जो अगली पीढ़ी आपकी आएगी वो जेनजी भी नहीं रहेगी, कुछ और जी हो जाएगी जी, और फिर बहुत मुश्किल होगा वापस लौटना। अभी समय है। और मौन रहने वालों के लिए मैं एक बात दुष्यंत त्यागी जी की जरूर कहूंगी कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, जो मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो अपना अपराध लिखने से पहले सचेत हो जाओ, जाग जाओ और आ जाओ सामने। अपने बच्चों को कूटो पीटो, कुछ भी करो, सीने से लगाओ, हक करो, कभी तो करो। कभी एक जगह खाना खाओ, एक साथ बैठो, चर्चा करो क्या चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, कौन सी चीज है, कुछ तो करो बस। मैम आपने बहुत अच्छी इंस्पायरिंग हमसे बात की और आप यहाँ आए,
आप इस समाज के लिए एक रोल मॉडल की तरह है, हम ऐसा मानते हैं, और आप जैसे और हीरोज की इस समाज को, हमारे देश को बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर आपकी बोली गई 10% बातों पे भी हम जैसे बच्चे या आने वाली जनरेशन ध्यान देती है और हमारा समाज ध्यान देता है, तो मैं बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि हम आगे बढ़ सकेंगे और एक अच्छा समाज मिलकर बना सकेंगे। और पूरे समाज में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से भी शुरुआत कर लेंगे ना, एक घर तो सुधरेगा, दूसरा आपको देख के सुधरेगा। जी, बस इतनी सी बात है। मैम, हमारा एक लास्ट एक सेगमेंट है जहाँ पे, जैसे कि हमारे पॉडकास्ट का नाम है बी बिलीवर। हाँ। आप कोई मोटिवेशनल चीज हमारे व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि किस चीज में आप बिलीव करें जिससे आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? जो बच्चे ही आपको देखने जाते हैं, बच्चे देखते हैं, तो पहले मैं ये कहूंगी कि तुम्हारा मुझे नाम बहुत अच्छा लगा, इसलिए लगा कि बी बिलीवर, आप विश्वासी बनो, है ना। और ये बहुत पुरानी कहावत है कि विश्वासी बनो, विश्वास दौड़ के तुम्हारे पास आएगा। तो मेरा सभी लोगों से ये कहना है कि विश्वासी बनो, सामने वाले को पूछना नहीं पड़े कि मैं आप पे विश्वास करूं या ना करूं। आपके बच्चों को कल आपसे ना पूछना पड़े, आपके माता पिता को आपसे ये ना पूछना पड़े कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप बिलीवर बनो, विश्वासी बनो, सबके, दुनिया के, समाज के। और दूसरी प्रथा को फिर से चालू करो कि पड़ोस का भी आपका अपना है, सामने रहने वाला भी आपका अपना है। रिश्ते अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे और ये गंदगी खत्म हो जाएगी। पास आउट करो बस। बहुत अच्छा मैम आपने कहा, और हम फिर मैम आपसे मिलेंगे हमारे पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। नमस्कार।